यूट्यूब काशी निवेश राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर के आईआईसी इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल के मन से मैं डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी आज के वेबिनार के संयोजक के रूप में अपने महाविद्यालय के सक्रिय व ऊर्जावान यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप नारायण डोंगरे सर, मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के प्रोफेसर आर.के. सिंह सर का, अपने महाविद्यालय की आईआईसी की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कल्पना अवस्थी मैडम, महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य रह चुकी डॉक्टर सुभाष श्रीवास्तव मैडम, डॉक्टर रमेश चंद्र यादव सर और महाविद्यालय के हमारे विद्वान प्राध्यापक और अन्य महाविद्यालयों से जो भी विद्वान प्राध्यापक साथी जुड़े हैं, उन सब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इसके साथ ही इस वेबिनार में जो भी हमारे दो महाविद्यालय के इनोवेटर जुड़े हैं, उनका साथ ही साथ जो भी छात्र छात्राएं इसमें जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के जो वेबिनार है उसका शीर्षक है नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी NISP। ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि कार्यक्रम सीमित अवधि के लिए है, घंटे में है, तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने हेतु अपने मुखिया माननीय प्राचार्य जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आए और आज के वक्ता मुख्य अतिथि जो हैं उनके बारे में उनका स्वागत करते हुए कार्यक्रम शुभारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। डॉक्टर प्राचार्य। हेलो। मैं कह रहा हूँ, क्या मेरा वीडियो सही आ रहा है क्या? जी सर, आ रहा है। वीडियो ऑडियो दोनों सही आ रहा है ना? ठीक है। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर, जो पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजकीय महाविद्यालय है, न सिर्फ एरिया वाइज, न सिर्फ स्टूडेंट की संख्या वाइज, बल्कि विभागों की संख्या और फैकल्टी की संख्या के हिसाब से भी सबसे बड़ा महाविद्यालय है। और कभी कभी कुछ विद्वान लोग इसको एक विश्वविद्यालय का भी दर्जा देने की बात करते रहते हैं। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर प्रोफेसर राजकुमार सिंह जी, हमारे बहुत अच्छे मित्र हो गए हैं बहुत कम दिनों में, और आपकी मुस्कान ही आपके व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ बयां करती है। मैं डॉक्टर सिंह को कुछ बातें बताना चाहूँगा कि लगभग 3 वर्षों से हम लोग ने IISc शुरू की, इनोवेशन काउंसिल की एक यूनिट अपने यहाँ स्थापित की। पहले साल हमें 3 स्टार का एक सर्टिफिकेट मिला था MHRD से, और इस साल हमें 3.5 स्टार का एक सर्टिफिकेट मिला। इसमें आपका भी योगदान रहा है, इसलिए इस सेशन के सेकंड लास्ट प्रोग्राम में आपको हम अपने बीच पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और पिछली बार की तरह ही आपके भी आज के भाषण से भी हम सभी प्राध्यापक लोग और छात्र छात्राएं बहुत ही अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 58 लोग इस कार्यक्रम में अब तक जुड़ चुके हैं और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। आपका योगदान इसलिए महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि आपने जो हम लोग को समय दिया। अब मैं जानता हूँ कि आप SMS में काफी चीजें करते रहते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योरशिप के एक बड़े योद्धा माने जाते हैं। प्रोफेसर PK मिश्रा जी ने बताया था कि राजकुमार सिंह बहुत अच्छे उनके फॉलोअर हैं और उनसे सलाह लेके बहुत अच्छा काम करते हैं। प्रोफेसर मिश्रा शायद वाइस चांसलर हो गए कहीं पर, तो मैं सबसे पहले आपको शुभकामना देना चाहूँगा कि आप भी किसी और अच्छे पद पर जाएं, हम लोग के साथ बने रहें। और मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पिछले साल में क्या हुआ। पिछला साल पूरा कोरोना में चला गया, लेकिन कोरोना में जाने के बावजूद हमारे कॉलेज के जो अध्यापक हैं वो IISc MHRD द्वारा जो भी चीज़ें हम लोग को निर्धारित की गई उसको बहुत ऊर्जा के साथ करते रहे, और साथ साथ में अपने छात्राओं को भी इसके लिए तैयार करते रहे। एक ऐसा लगता था पहले कि क्या पता ये ऑनलाइन सिस्टम में हमारे बच्चे फिट हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले खतरा तो ये था कि ऑनलाइन सिस्टम में हम लोग फिट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हम लोग के लिए भी, एक प्रिंसिपल के रूप में भी कह रहा हूँ मैं और एक अध्यापक के रूप में भी कह रहा हूँ कि इन सब चीजों में जुड़ना बहुत कठिन था।
लेकिन संयोग देखिए, सौभाग्य देखिए कि आईआईसी ने अप्रैल मई के महीनों में 17 सेशन कराए और 17 सेशंस को सुनना था, और 17 सेशंस में पार्टिसिपेट करने के बाद में सर्टिफिकेट भी उन्होंने जारी करने का वादा किया था। और सर्टिफिकेट लगभग हमारे कॉलेज का शायद कोई टीचर ऐसा ना हो जिसने यह सर्टिफिकेट अर्जित न किया हो। लेकिन मजे की बात तब हुई जब सेशन समाप्त होने के बाद उन्होंने एकाएक अनाउंस किया कि जिन छात्रों या जिन प्राध्यापकों ने 17 के 17 सेशन अटेंड किए हैं उनको इनोवेशन एम्बेसडर के रूप में एक दर्जा दिया गया। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे कॉलेज के 7 अध्यापक अध्यापिका जो आज जुड़े हुए हैं सभी लोग, और इसके अलावा कई छात्र, जिसमें मैं मुश्ताक का नाम देख रहा हूँ, मोहम्मद मुश्ताक का नाम देख रहा हूँ, भी दिखाई दे रहे हैं, और भी बच्चे होंगे जो जुड़े हुए हैं। साथ साथ में 2 स्टूडेंट्स ने 2 या 3 स्टूडेंट ने इस बार अपने इनोवेटिव आइडियाज का प्रोटोटाइप बना के भेजा, वो भी अंडर प्रोसेस है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि एक ही इंस्टीट्यूट से करीब 17-18 लोग इनोवेशन एम्बेसडर्स नियुक्त हुए। तो मुझे तो नहीं लगता कि जो हम लोगों ने लिस्ट देखी है अभी तक इनोवेशन एम्बेसडर्स की, उसमें शायद किसी और संस्था ने इतना अच्छा परफॉर्म किया होगा। आप भी इसके अंग रहे हैं, आपने भी अपने भाषणों से हमें प्रेरणा दी है। बहुत ही सरल शब्दों में आप जो भी बातें बताते हैं हम लोग को, जो हमारे छात्रों के लिए बड़ी सुखदायी होती है। स्टूडेंट्स ने पहले भी कहा था हमको कि प्रोफेसर आर के सिंह को फिर बुलाइएगा, और हमें जैसे ही पहला मौका मिला हमने आपको इनवाइट किया हुआ है। मैं महेंद्र त्रिपाठी से अनुरोध करता हूं कि मेरे इन शब्दों के साथ मुझे अनुमति दीजिए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो भी प्लान किया हो उसे आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु अपने आईआईसी कॉलेज की आईआईसी की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कल्पना अवस्थी मैडम को आमंत्रित करता हूं कि आए और आईआईसी के बारे में एक संक्षिप्त अपना उद्बोधन करें। डॉक्टर कल्पना अवस्थी मैडम। हाँ सर, थैंक यू महेंद्र सर। आईआईसी इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत संचालित होती है। प्राचार्य सर ने इसके कई सारे कार्यक्रम को बता दिया है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इस आईआईसी का मेन उद्देश्य होता है स्टूडेंट एवं फैकल्टी को स्टार्टअप एवं इंटरप्रेन्योरशिप की ओर प्रेरित करना तथा इसमें उनकी रुचि को जागृत करना। इसके अंतर्गत आईआईसी कई सारे प्रोग्राम, जैसा कि सर ने बताया, कई वेबिनार्स, कई एक्टिविटी आयोजित करता है। हमारे महाविद्यालय में ये काउंसिल विगत 2 वर्षों से संचालित हो रही है और महाविद्यालय की फैकल्टी स्टूडेंट को स्टार्टअप तथा उनके अंदर इनोवेटिव आइडियाज को जनरेट करने के लिए हमेशा ही प्रयास करती रहती है। और हमारे महाविद्यालय के 3 छात्र, विकास पांडे भौतिक विज्ञान विभाग से, मोहम्मद मुशफिक खान एवं रितेश श्रीवास्तव वनस्पति विज्ञान विभाग ने आईआईसी के थ्रू अपने 3 आइडियाज को सबमिट किए, जिसमें लेजर सिक्योरिटी, हर्बल हैंड सैनिटाइजर और ईयर हेयरिंग से रिलेटेड इन्होंने अपने आइडियाज को सबमिट किया। और इनमें से 2 स्टूडेंट रितेश श्रीवास्तव और मुशफिक खान के आइडियाज को रीजनल लेवल पे सेलेक्ट भी किया गया और इनका आइडिया आगे के प्रोसेस के लिए भी गया हुआ है। और आज हमारे साथ कई फैकल्टी भी जुड़े हैं और बच्चे भी जुड़े हैं। मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगी इस प्रोग्राम के माध्यम से, जो भी तुम्हारे पास कोई भी आइडिया हो किसी चीज़ से भी रिलेटेड, वो हमें इन्फॉर्म करें। सो स्टूडेंट, कुछ नया करो और कुछ अच्छा करो और कुछ सोचो नया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे आज के स्पीकर को इंट्रोड्यूस करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। महेंद्र सर। थैंक यू मैडम, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। स्टूडेंट से एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिए कि अपने वीडियोस और ऑडियोज ऑफ कर दें।
क्योंकि नहीं तो डॉक्टर जी साहब के भाषण में असुविधा उत्पन्न होगी सुनने में। सभी स्टूडेंट्स एक बार अपने सभी जो वीडियो, सुप्रिया जी शुक्ला अपना वीडियो ऑफ करें। सुप्रिया शुक्ला अपना वीडियो ऑफ करें, पेड़ के नीचे बैठी है। इसी तरह से जो बच्चे अपना वीडियो चालू रखे हुए हैं उसको बंद करें। जी एक अर्चना दुबे नाम सुबह से ही आ रहा है, तो इनको एक बार रिक्वेस्ट कर दिया मैंने, आप प्रोग्राम आगे बढ़ाइए। जी सर, जब जो सभी प्रतिभागी छात्राएं हैं इस कार्यक्रम में, वे सभी अपना ऑडियो वीडियो ऑफ किए हैं ताकि जो मुख्य वक्ता हैं उनकी बातों को बढ़िया ढंग से आप सुन सकें। थैंक यू सर। ओके। ओके सर। अब इस कार्यक्रम के अगले चरण में मैं अपने इस वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर आर.के. सिंह सर को आमंत्रित करूं। इससे पहले सर का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। वास्तव में सर का नाम ही काफी है, किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे छात्र हैं जुड़े हैं, जो वास्तव में सर को पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि सर का एक ब्रीफ उनके प्रस्तुत कर दिया जाए। डॉक्टर आर.के. सिंह सर इस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स SMS वाराणसी में कार्यरत हैं। सर की जो स्कूली शिक्षा हुई केंद्रीय विद्यालय वाराणसी से ही शुरू हुई और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से सर ने BSc ऑनर्स व MBA के पश्चात वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से अपनी PhD की उपाधि प्राप्त किया है। UGC नेट के साथ साथ सर PG डिप्लोमा इन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट IIEM, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का भी कोर्स किया है सर ने। UGC मेरिट स्कॉलरशिप में टॉप करने पर BHU में सर को UGC मेरिट स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है। और सर का जो PhD का टॉपिक था वह था ए स्टडी ऑफ स्ट्रेटेजिक इशू ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट इन द हेल्थ केयर सेक्टर विथ स्पेशल रेफरेंस टू द वाराणसी सिटी। सर का लगभग 30 वर्षों का एकेडमिक व इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। एकेडमिक में आने से पहले सर का लगभग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, FMCGs व फार्मा सेक्टर में मैनेजमेंट प्रोफेसर्स के रूप में और लीडरशिप के रूप में योगदान देने का 20 वर्षों का अपना अनुभव रहा है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही सबकी सर की। वर्तमान में सर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी में अपना योगदान दे रहे हैं और यह संस्थान UGC NAAC की एक रेटिंग वह भारत के जो टॉप 15 B स्कूल है, बिजनेस स्कूल है, उनमें से एक है और सर का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सर की अगर विशेषज्ञता का क्षेत्र देखें तो बहुत ज्यादा है। हम एक संक्षेप में कहना चाहेंगे कि सर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन, प्रमोशन, डिजाइन इनोवेशन, ग्रास रूट इनोवेशन, इनोवेशन मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ई-कॉमर्स पर सर ने बहुत काम किया है और लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। प्रोफेसर सिंह ने इन विषयों पर अपना एक ऑनलाइन कोर्स भी तैयार किया हुआ है। सर की एक्सपर्ट के रूप में, प्रोफेशनल्स के रूप में और कई सोशल एसोसिएशन में भी सर की एक सक्रिय भूमिका रही है। यह हम लोगों का एक सौभाग्य होगा कि आज हम सभी IIC के इस मंच पर सर को स्टार्टअप और इनोवेशन के रूप में, इनोवेशन की जो एक धारणा है, जो हम उसमें एक मैनेजमेंट में हम कुछ काम कर सकते हैं ग्रास रूट इनोवेशन के रूप में, हमारे सामने क्या समस्याएं आती हैं, हम कैसे काम करें, हम कैसे इसको जो सरकार की पॉलिसी है स्टार्टअप पॉलिसी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इस संदर्भ में जो सर का इतना बड़ा अनुभव है व्यवहार में काम करने का, उससे आज रूबरू होंगे और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के वेबिनार के अपने मुख्य वक्ता डॉक्टर राजकुमार सिंह को आमंत्रित करता हूं कि सर आए और अपने उद्बोधन से हम लोग अवबोध करें और सभी छात्र छात्राओं को स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी के संदर्भ में अपनी बातें कहें। डॉक्टर राजकुमार सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे आशा है मेरी आवाज साफ आ रही है सब तक। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। ओके ओके ओके।
सर्वप्रथम तो मैं परम आदरणीय प्राचार्य महोदय प्रोफेसर PN डोगरे सर का आभार प्रकट करूंगा कि आज आपने मुझे काशी नरेश पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में आने का आमंत्रण प्रदान किया। नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी फॉर स्टूडेंट एंड फैकल्टी के इस वेबिनार में इस महान संस्थान का मेरे जीवन में दो बहुत ही भावनात्मक महत्व है। पहले तो मैं इसकी बात कह दूं, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। पहली बात, जैसा मैं 2 बार आचार्य जी ने मुझे बुलाया था और वहां भी मैंने कहा था, आज पुनः कह रहा हूं, जो भी लोग सुन रहे हैं मुझे पहली बार, कि मेरे स्वर्गीय पिताजी यहाँ के छात्र रह चुके हैं। तो ये तो एक कारण, और दूसरा ये हमारा भी जो गृह जनपद है वो भदोही है, तो एक दूसरा कारण। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण भावनात्मक कारण हैं, जिसके कारण जब भी प्राचार्य जी मुझे याद करते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने ही गृह संस्थान में, मातृ संस्थान में आ रहा हूं। बहुत बहुत आभार आप सभी का, आपने मुझे आमंत्रित किया। आज का जो विषय है नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी फॉर स्टूडेंट एंड फैकल्टी, उस पर आने के पूर्व मैं चाहूंगा कि इनोवेशन से संबंधित कुछ बातें, विशेषकर चूंकि बच्चे भी हैं तो उनको भी बता दूं, और जो भी हमारे, चूंकि बड़ा अच्छा लगा जान करके उपलब्धियों के बारे में, जैसा प्राचार्य जी ने बताया कि इतने अच्छे अच्छे अवार्ड्स प्राप्त हुए हमारे शिक्षकों को। और ये बहुत ही आवश्यक बात है कि जो इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल से जुड़े हुए जितने भी हमारे शिक्षक हैं, अगर उन सब के अंदर एक विशेष प्रकार की मन स्थिति का निर्माण होगा नवाचार के प्रति, ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। नवाचार का एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ता है, और उस इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसका हिस्सा हों, जिसमें से बच्चे भी हैं, शिक्षक भी हैं, उनके अभिभावक भी हैं, हमारे सरकारी संस्थान भी हैं और शिक्षण संस्थान भी हैं। तो मैं इन्हीं बातों को, अभी जैसा प्राचार्य जी ने कहा कि इस लॉकडाउन में भी आपने इतना सुंदर कार्य किया, और जब हम ये बात करते हैं जहां हम लोग बिल्कुल कट ऑफ हो चुके थे फिजिकली एक दूसरे से, तो एक माध्यम ने हम आपको जोड़ रखा है, जो माध्यम अभी भी हमको आपको जोड़े हुए हैं, वो है गूगल मीट का प्लेटफॉर्म, जूम का प्लेटफॉर्म, वेबएक्स का प्लेटफॉर्म। ये क्या है? ये एक नवाचार ही है। बातचीत हम तब भी करते थे, बातचीत हम आज भी कर रहे हैं, लेकिन माध्यम परिवर्तित हो गया। और वो माध्यम जो परिवर्तित हो गया, मैं भी आऊंगा डिजाइन थिंकिंग के ऊपर और डिजाइन इनोवेशन के पार्ट पे, वो ये हो गया कि समस्या का समाधान जहां खोजा जाए वहीं इनोवेशन की उपयोगिता है। किसी भी कार्य को हम जब नए तरीके से करते हैं, एक बात कही जाती है कि सफल व्यक्ति कोई नया कार्य नहीं करते हैं, सफल व्यक्ति उसी कार्य को नए तरीके से करते हैं। इनोवेशन भी वही है। हम जब किसी भी काम में एक नवीनता को तलाशते हैं, एक नवाचार को आरंभ करते हैं, तो इनोवेशन का जन्म होता है, और वो किसी समस्या का निराकरण खोजने के लिए होना चाहिए, न कि मात्र परिवर्तन के लिए, परिवर्तन करने के लिए। मैं आप सभी को एक बहुत अच्छी सूचना देना चाहूंगा, शायद आपने पढ़ा भी हो। एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है, जिसमें जो करीब समझिए कि 131 देशों का सर्वे किया गया कि सबकी इनोवेशन की स्थिति क्या है उन देशों में। इस इंडेक्स में भारत की स्थिति पहले बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी, 100 के ऊपर हमारी स्थिति थी, लेकिन अब हमारी स्थिति 131 देशों में 48वां स्थान हमने प्राप्त कर लिया है। यानी पहले से हमने बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया है। और ये सब जो आप जैसे सक्रिय शिक्षण संस्थान हैं, या जैसे मेरा अपना संस्थान है, हम सभी के प्रयास से, बच्चों की मेहनत से, और शिक्षकों का जो एक मोटिवेशन होता है बच्चों को, उससे हो पाया है। इस पर अभी और कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इतने देशों में भारत जैसे विशाल देश का 48वां स्थान है, मतलब 47 देश हमसे अभी भी आगे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि भारत का स्थान कम से कम टॉप 5 में होना चाहिए, और ये सब कुछ हम सब कर सकते हैं, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। इनोवेशन का बहुत महत्व है हमारे समाज के अंदर, हमारे
उद्योगों के लिए, हमारे किसी भी जीवन के पहलू के लिए। मैं उस पर आगे विचार करूंगा, बात करूंगा। एक चीज और मैं डेटा शेयर कर दूं आपसे, वो भी आपको जान के प्रसन्नता होगी कि अभी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई थी पिछले साल, अभी तो नए साल की आनी बाकी है, तो पिछला साल क्या, अब तो 2020 बीत ही रहा है। हमारा एक इंडेक्स होता है वर्ल्ड बैंक का, वो कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी काम करने की सरलता, बिजनेस करने की, व्यापार करने की, उद्योग लगाने की सरलता। उस इंडेक्स में 2014 में हमारा स्थान 123वां था 190 देशों में। अच्छी बात है कि सभी के प्रयास से और सरकार के सहयोग से यह स्थान अब 63वां हो गया, यानी कि हम लोगों ने काफी अपने को इम्प्रूव किया है। लेकिन यहाँ भी मैं कहूँगा कि चुनौती काफी बड़ी है, अभी भी 62 देश हमसे आगे हैं, यानी हमें कार्य करने की आवश्यकता है। इनोवेशन कई प्रकार के होते हैं, नवाचार के कई तरीके होते हैं। एक तो होता है कि जब हम कोई चीज इन्वेंट करते हैं किसी खास चीज में बदलाव लाने के लिए, आविष्कार करते हैं जब हम किसी चीज का, हर आविष्कार कोई जरूरी नहीं है वो इनोवेटेड हो, लेकिन अगर कोई ऐसा आविष्कार हो रहा है जिससे कि पूरी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ रहा है, तो वो भी एक हो जाता, नवाचार कहा जाएगा, इनोवेशन कहा जाएगा। या हम किसी चीज का एक्सटेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट आता है मार्केट में, तो फिर एक कुछ दूसरे किस्म का प्रोडक्ट लाने का प्रयास किया जाता है, उसमें थोड़े से बदलाव के साथ, थोड़े से परिवर्तन के साथ। तो ये भी एक तरीका होता है आपके इनोवेशन का। तीसरा है कि हम किसी चीज से प्रेरणा प्राप्त करके अपने किसी प्रोडक्ट में कोई सुधार करते हैं। और चौथा ये होता है कि जब सिंथेसिस करते हैं, यानी कई चीजों को, कई तरह के आयामों को स्थापित करके हम उसमें कुछ नयापन लाने का प्रयास करते हैं। मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको, जैसे प्रोडक्ट इनोवेशन। अब प्रोडक्ट इनोवेशन में हम जानते हैं कि हम जैसे मोबाइल फोन है, आप देखिए, आप समय समय पे मोबाइल फोन की नई नई वेराइटीज आती जाती हैं और हम उसको उपयोग करते रहते हैं। वो वेराइटीज कहाँ से आती हैं? हमारी आपकी इच्छाओं के अनुरूप कंपनियां अपने प्रोडक्ट में, अपने जो भी उत्पाद हैं उनके अंदर कुछ नए परिवर्तन लाने का प्रयास करती हैं। इसको हम लोग प्रोडक्ट इनोवेशन कहते हैं। दूसरा है सर्विस इनोवेशन, सेवाओं में बदलाव। अब आप देखिए, अगर याद होगा आपको कि कुछ समय पूर्व डोमिनो पिज्जा ने एक अभियान चलाया था कि अगर आधे घंटे के अंदर पिज्जा आपके घर पर डिलीवर नहीं होता है तो आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा। अब ये बात क्या थी? वो अपनी उस सेवा को बताना चाह रहा था कि अब आपको पिज्जा खाने के लिए हमारे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो आपके घर पे भी हम पिज्जा डिलीवरी कर सकते हैं। आप सभी को मालूम है, घरों में जन्मदिन जैसी बहुत सी पार्टियां मनाई जाती हैं और हमें पिज्जा भी खाते हैं बच्चे, सब कुछ करते हैं। अब वो सब चीजें पिज्जा डोमिनो की दुकान पे शायद जाके संभव नहीं हो पाए, वो सारा सामान हमारे पास आ जाए। एक नए तरह का सर्विस इनोवेशन था। आप IRCTC की हम आज टिकट बुक कराते हैं। एक समय था कि हमारे प्राचार्य जी जानते होंगे, चूंकि हम लोग एक ही उम्र के हैं, एक समय में लाइन लग करके किसी तरीके से धक्का धुक्की खा करके टिकट लेना पड़ता था, घंटों घंटों लग जाते थे। और एक समय तो ये स्थिति थी कि जैसे यहाँ से आपको बॉम्बे जाना हुआ तो यहाँ रिजर्वेशन कराएंगे, फिर बॉम्बे से बनारस आना होगा तो बॉम्बे में फिर जाकर रिजर्वेशन कराना पड़ता था। एक समय ये भी स्थितियां रही हैं। आज छोटा सा बच्चा भी एक ऐप डाउनलोड करके और तुरंत 2 मिनट के अंदर अपने टिकट को रिजर्वेशन करा सकता है। कोई कह रहा है कि मैं ऑडिबल नहीं हूँ, क्या मेरी आवाज आ रही है सर? अच्छी आवाज सर आ आ रही रही है। है, आ रही है। आ रही है? अच्छा, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो इस तरह से सेवाओं में बदलाव। अब आप एक चीज देखिए कि इनोवेशन का कोई जरूरी नहीं कि एक प्रकार दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो। कभी कभी वो प्रोडक्ट भी होगा और सर्विस भी होगा, दोनों भाग उसके अंदर होंगे। मुझे याद है कि एक बार मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी हार्ड डिस्क के, और नॉर्मली हम लोग ले जाते थे दुकान पे बनवाने के लिए। मेरा HP का लैपटॉप है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप सिर्फ कस्टमर सर्विस से बता दीजिए, हमारा एक आदमी आएगा, आपको आपके लैपटॉप को चेक करेगा। मुझे नहीं मालूम था कि हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम क्या है। उसने कहा आपकी, फिर आया, उसने कहा कि ये समस्या है। और वो दूसरी जगह से, हैदराबाद से, वो हार्ड डिस्क का ही तीसरे आदमी ने आके वो हार्ड डिस्क रिप्लेस किया हमको, और चौथा आदमी उस हार्ड डिस्क को लेके वापस हैदराबाद भेज दिया। और ये सारा का सारा काम 3 दिन के अंदर हुआ। ये हुआ सर्विस इनोवेशन। हमारे प्रोडक्ट के साथ ही सर्विस जुड़ा हुआ है साथ में, एक नए तरीके से।
हमें जाके बार बार दुकान पे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कई बार डुप्लीकेट पार्ट्स यूज कर दिए जाते हैं और ग्राहकों के साथ जो है एक तरीके की नाइंसाफी हो जाती है। तीसरा है बिजनेस मॉडल इनोवेशन, यानी काम वही हो रहा है लेकिन पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल को हमने चेंज कर दिया, उसमें सर्विस एट्रीब्यूट्स भी इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल, आप सभी लोग फ्लिपकार्ट पे खरीदारी करते हैं, अमेजन पे खरीदारी करते हैं, सामान वही होता है, लेकिन वो 3C मॉडल पे उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बना दिया। क्या हुआ साहब कि कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड चॉइस। अब आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, अपने चॉइस के हिसाब से आप कोई भी सामान देख लेते हैं, नहीं पसंद आया आप अमेजन पे चले गए या किसी और ई कॉमर्स साइट पे चले गए। कन्वीनियंस हो गई आपकी, आपने ऑर्डर किया, आपका सामान आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। कॉस्ट भी आप देखते होंगे तो जो नॉर्मल एमआरपी होती है उससे थोड़ा कमी में मिल जाता है। हर परचेजिंग में हमारी एक कुछ इनहेरेंट कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, यानी कि आपको कहीं जाना है सामान खरीदने के लिए तो आपको रिक्शे का भाड़ा लगेगा, ऑटो का भाड़ा लगेगा, आपका पेट्रोल का खर्चा होगा, वो सब बच जाता है आपका, तो वो कॉस्ट भी जोड़ी जाएगा परचेसिंग कॉस्ट में, तो सारी सेव हो जाती है। तो ये 3C मॉडल पे आज पूरा का पूरा ई कॉमर्स मूव कर रहा है और हम लोग देखते हैं कि दुकानें शायद थोड़ी खाली पड़ी हों लेकिन ई कॉमर्स में ट्रांजेक्शन हमारा जारी है। और इवन कोरोना काल में भी जब सरकार ने अलाउ किया 1 महीने के बाद, तो मई से ई कॉमर्स सर्विसेज लगातार जारी हैं, दुकानों में बिक्री की भली समस्या। तो ये हमारे बिजनेस मॉडल इनोवेशंस होते हैं जहाँ पे हम अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाते हैं। और कई तरह के ई कॉमर्स में बिजनेस मॉडल्स हैं, आपको मालूम होगा। B2C मॉडल है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, हम सीधे कंज्यूमर को सामान बेचते हैं। बिजनेस टू बिजनेस, B2B मॉडल बोला जाता है। इंडिया मार्ट जैसे जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे एक उद्यमी को जो भी कच्चा माल चाहिए, जो भी एक्सेसरीज चाहिए, वो सीधे उसे संबंध स्थापित करके मंगा सकता है। इसके अलावा C2C जैसे मॉडल है। OLX आपने देखा होगा, एक व्यक्ति अपने घर का सामान दूसरे व्यक्ति को सीधे बेच सकता है, उसको किसी भी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस तरीके के मॉडल्स का जन्म होता है। प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ये चीज अभी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रचलित है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2 तरह का पेटेंट होता है, एक प्रोडक्ट पेटेंट होता है, एक प्रोसेस पेटेंट होता है। प्रोडक्ट पेटेंट का मतलब है कि हम उस प्रोडक्ट को कोई और नहीं बेच सकता, जो प्रोडक्ट बना लेगा वही बेच पाएगा। जैसे इस समय वैक्सीन पे बातचीत चल रही है, अगर इंडिया में प्रोडक्ट पेटेंट लागू होता, पूरी दुनिया में लागू नहीं कर पाया, हालांकि अमेरिका के लोग चाहते थे सब कुछ करना, लेकिन इंडिया ने काफी विरोध किया था इसका। प्रोडक्ट पेटेंट होता तो आज के समय में सिर्फ एक कंपनी, जो पहली कंपनी कोरोना का वैक्सीन बनाती, वही पूरे दुनिया में कोरोना का वैक्सीन बेचती। भारत जैसे देशों ने इसका विरोध किया कि भाई हमारे यहाँ गरीब पॉपुलेशन भी रहती है, अफ्रीका जैसे देश भी हैं जहाँ बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, तो आप तो इतने महंगे वैक्सीन बेचेंगे तो हमारा कैसे काम कर पाएगा। इसलिए प्रोसेस पेटेंट अलाउ किया गया, यानी हम किसी चीज के बनाने के तरीके में बदलाव करके हम उसको पेटेंट करा सकते हैं, वो भी एक प्रकार का इनोवेशन है। जैसे आप लोग चाय पीते होंगे, कभी कभी हम क्या करते हैं कि पानी उबालते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं, फिर बाद में दूध डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं। कोई क्या करता है, पहले दूध ही उबाल लेता है, बाद में चीनी डालता है चाय के पत्ती। यानी एक चाय बनाने के कई प्रोसेस हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। उसी प्रकार से किसी भी चीज के निर्माण का प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। साथ साथ टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन अगर ला दिया जाए, जैसे अभी आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, अब बहुत जोर है इसके ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक कार्स का समय आने वाला है। अब जाहिर बात है, जब इलेक्ट्रिक कार आएगी तो बिल्कुल पूरी की पूरी चीजें बदल जाएंगी। आपके जितनी भी टेक्नोलॉजी आज के समय में पेट्रोल और डीजल की चल रही है, वो लागू नहीं होगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं दूंगा आपको, आप सभी जानते हैं नैनो के बारे में। नैनो जो है वो कॉमर्शियली शायद बहुत सफल तो नहीं हो पाई, लेकिन अगर इनोवेशन के और टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही सक्सेसफुल थी, क्योंकि उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया कि कार की लागत को 1 लाख के भी अंदर कर दिया, ताकि 1-1.25 लाख में बेच सकें एक आम कंज्यूमर को। फाइबर बॉडी का इस्तेमाल किया उन्होंने, हल्की कार बनाई, छोटी कार बनाई। ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन था। ठीक है, वो कॉमर्शियली वायबल नहीं हो पाया कुछ कुछ कारणों से, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन एक होता है, यानी आप पूरे के पूरे संगठन में ही एक बदलाव ला दे, एक नए तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर दें। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि पहले हम लोग जो था, मैं चूंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर से भी जुड़ा रहा हूं,
तो जब मेरी शुरुआत हुई, मैं एरिया सेल्स मैनेजर था, तो मुझे अपने मेडिकल ब्रिटिश के डेली सेल्स रिपोर्ट बोलते हैं वो मंगाना पड़ता था, और वो बाई पोस्ट भेजते थे, और वो 1 हफ्ते 10 दिन में जाके वो रिपोर्ट प्राप्त होती थी। कई बार ऐसा होता था कि मीटिंग हेडक्वार्टर में हम लोग पहुंच गए, रिपोर्ट अभी नहीं पहुंची, रिपोर्ट उसके बाद आई। तो ये बहुत दिक्कतें थी। पर अब क्या हुआ कि और टॉप मैनेजमेंट तक बातें पहुंच नहीं पाती थी, अप्रेजल सही नहीं होता था, तो कई बार बीच के लोग इधर उधर की बातें समझा देते थे। अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के फायदा से अब वो सारी रिपोर्ट डायरेक्टली जो है आप अपने ऐप पे भर सकते हैं, और सीधे वो सीईओ तक सारी रिपोर्ट जाएगी। यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में एक नए तरह का बदलाव हो गया कि अब जो है 1 to 1 चैनल पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आज जो ई गवर्नेंस सर आवाज नहीं आ रही है। सर जी माइक तो ऑन कर लीजिए। करीना सिंह फालतू काम न करें। करीना सिंह ने म्यूट कर दिया था प्रोफेसर साहब को। अच्छा, तो जी सर आगे। आ गया हो, ठीक है। जी जी। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हमें सोशल इनोवेशन में करना पड़ता है कि समाज में कोई भी चीज जब बदलाव लाई जा रही है, जैसे मान के चलिए कि सुलभ शौचालय का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सुलभ शौचालय का जो मूवमेंट शुरू हुआ, उसमें उस समय बहुत ज्यादा उसका विरोध था कि कंजर्वेटिव सोसाइटी उसको सही ढंग से सामने नहीं ला पा रही थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आया, वो सब चीजें जो है सही होती गई। अभी देखिए एनवायरमेंटल इनोवेशन पे बात चल रही है। आज देखिए कि सौर ऊर्जा से हम चीजों को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, हम कुछ ऐसी कोशिशें कर रहे हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट सेव रहे, और जो सस्टेनेबिलिटी का मॉडल है, यानी पीपल प्लेनेट एंड प्रॉफिट। पीपल प्लेनेट एंड प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हमने सिर्फ प्रॉफिट को देखा, हमने लोगों को नहीं देखा, हमने पर्यावरण को नहीं देखा। आज जो सस्टेनेबिलिटी का मॉडल है, उसको हम लोग ट्रिपल पी बॉटम लाइन अप्रोच बोलते हैं, उसमें यह आवश्यक है कि हम लोगों को भी देखें, हम प्लेनेट को भी देखें, हम प्रॉफिट को भी देखें। कुछ होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि रेडिकल इनोवेशन, यानी बिल्कुल एकाएक 360 डिग्री चेंज ला देना किसी भी चीज में, किसी प्रणाली में। इसके अलावा एक होता है इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशन, यानी धीरे धीरे आप उस चीज के अंदर बदलाव लाते हैं। जैसे एक बैग अगर सारी चीजों में बदलाव ला देंगे तो शायद दिक्कत हो जाएगी, तो उसमें आप धीरे 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 बदलाव लाते हैं। एक डिसरप्टिव इनोवेशन होता है, यानी कि एक चेंज तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो शुरू में लोगों को लगता है कि पता नहीं ये सफल होगा कि नहीं होगा। जैसे टेस्ला कार, आप जानते होंगे, इलेक्ट्रिक कार में एक पायनियर इनोवेशन था उसका, टेस्ला अभी उसमें काफी पॉपुलर है, इंडिया में भी वो आने की कोशिश में है। अब टेस्ला कार ये क्या है कि टेस्ला कार इलेक्ट्रिक कार है। अभी लोगों को लगा शुरू शुरू में जब ये लॉन्च हुई कि लोगों को लगा कि नहीं ये चलेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे एक्सेप्टेबिलिटी उसकी बढ़ती जा रही है, अभी टाटा ने अनाउंस किया है कल की वो इंडिया में 4 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक कारें आएंगी उनकी चार्जिंग के लिए। जैसे पेट्रोल पंप होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होंगे। अब इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का मतलब क्या हो गया? आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अब ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई चीज इंक्लूड की जा रही है कि आपको चार्जिंग करते समय जो समय बचाने के लिए आपको, जैसे गैस का सिलेंडर होता है, आप पुराना सिलेंडर देते हैं, नया सिलेंडर मिल जाता है, बिल्कुल चार्ज बैटरीज होंगी, और आपकी जो पुरानी बैटरी है उसको मेजर करके वो चार्ज बैटरीज दे दी जाएंगी, और जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो आपसे ले लिया जाएगा। इसको हम लोग ये कहते हैं कि डिसरप्टिव इनोवेशन। अब अगर हम पूरे डिजाइन इनोवेशन के कॉन्सेप्ट को समझें तो 3 पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वह कस्टमर। कस्टमर के साथ ये चीज हम लोग देखते हैं कि डिजायरेबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए उस चीज को खरीदने की। जैसे हम टेस्ला कार की बात कर रहे हैं तो पहले हमारे माइंडसेट को बदलना पड़ेगा कि हमें पेट्रोल और डीजल कार नहीं चाहिए, हमें टेस्ला की कार चाहिए या कोई भी और इलेक्ट्रिक कार चाहिए, क्योंकि मुझे ईंधन भी बचाना है और हमें जो अपना कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उसको भी बचाना। साथ साथ दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है वो है फिजिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी इस प्रकार की हो जो सहज हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, एक आम व्यक्ति उसको यूज कर सके। जैसे आपको याद होगा, मालूम भी है, सभी यूज कर रहे हैं, जो स्मार्टफोन है,
स्मार्टफोन जितना इजी टू ऑपरेशन होगा वही सबसे ज्यादा चलता है। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा तो एक सामान्य व्यक्ति को दिक्कत होगी उसको चलाने में। तो उसमें सहजता का होना आवश्यक है। तो सहजता होनी चाहिए टेक्नोलॉजी के लेवल पे, और स्वीकारता होनी चाहिए कस्टमर के लेवल पे। जब ये सहजता और स्वीकारता होगी तभी जाकर के एक वायबल बिजनेस मॉडल बनेगा। आज आप देखिए, आज बड़ा आसान हो गया है फ्लिपकार्ट पे सामान को खरीदना, आईआरसीटीसी से टिकट बुक कराना। अब देखिए, आप जितने भी चीजें उठा के देखिए, पहले हम लोग जाते थे स्टेशन पे उतरते थे, होटल्स खोजना पड़ता था। आज ओला जैसे टैक्सी सर्विसेज आ गई हैं। आप जहां भी चाहें, जिधर भी चाहें, अपने आसपास कौन सी टैक्सी मौजूद है, किस रेंज की टैक्सी मौजूद है, आप उसको लेके उसको ऑप्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कस्टमर की चॉइस है। पहले हम जाते थे खोजने टैक्सी को, अब हमें सिर्फ देखना है कि मेरे घर के अगल बगल में कहाँ पे टैक्सी उपलब्ध है ओला की, जहाँ भी उनकी सर्विसेज हैं, और वो आसान है, टेक्नोलॉजिकली फिजिबल है, क्योंकि हम आराम से उसको ट्रैक कर सकते हैं और हम तुरंत उसको ऑर्डर कर सकते हैं। और इसीलिए ये बिजनेस मॉडल वायबल हुआ। आपको शायद जानकारी होगी कि ओला के मालिक के पास अपनी एक भी टैक्सी नहीं है, ये एग्रीगेटर है। इन्होंने तमाम टैक्सी चालकों के साथ एक समझौता कर लिया है और उस आधार पे वो आगे बढ़ते हैं। अब अगर पूरे इनोवेशन को हम समझने का प्रयास करें इन तीनों एस्पेक्ट पे, तो आप एक चीज देखिए कि अगर हम टेक्नोलॉजी को लें और कंज्यूमर को लें, जैसा मैंने कहा टेक्नोलॉजी में सहजता होनी चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज यानी आदमी के अंदर डिजायरेबिलिटी होनी चाहिए। इन दो चीजों के बीच में से जो एक चीज इनोवेशन में निकलती है वो है डिजाइन और इंटरेक्टिविटी। डिजाइन यानी जो भी चीजें हम प्रस्तुत कर रहे हैं, वो जिस स्वरूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, वो हमारी इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। ये आलोचना का विषय तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये सही है कि जब टाटा नैनो आई तो हम सभी जानते हैं कि चाहे हम लोग भले ही सस्ती कार चाहते हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में कार जो है वो कहीं ना कहीं स्टेटस से जुड़ी हुई चीज है। और जब वो उसकी डिजाइन और ये सब चीजें लोगों को ऐसी लगी कि ये जो कार का एक माइंडसेट था हमारे दिमाग में, जो कार की एक छवि होती थी, उससे बहुत अलग टाइप की वो छवि दिख रही थी, तो हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, कंज्यूमर ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इंटरेक्टिविटी होनी चाहिए डिजाइन के प्रति, तभी जाके संभव होगा। दूसरी चीज है टेक्नोलॉजी और बिजनेस। टेक्नोलॉजी और बिजनेस में समन्वय जब बनाना होता है तो मैन्युफैक्चरिंग उस प्रकार की होनी चाहिए। आज आप मालूम है रोबोटिक्स का जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, आज कार निर्माण कंपनियां जो हैं वो रोबोट्स का प्रयोग कर रही हैं फ्लॉलेस टेक्नोलॉजी के लिए। और एक बहुत बड़ा ये खतरा बनता जा रहा है कि ऐसा ना हो कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हम यूज कर रहे हैं वो एक समय बाद वो इतना सशक्त हो जाएगा वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी परेशान करना शुरू कर दे। जैसे आज हम छोटी छोटी चीजों में कैलकुलेटर का प्रयोग करना शुरू कर दिए, पहले ये सब चीजें याद हो जाती थी हम लोगों को। तो धीरे धीरे हमारी जो डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, हमने देखा है कि हम बड़ों में भी और बच्चों में भी हमको स्पेलिंग्स पहले याद किया कर रहती थी। अब हम क्या करते हैं, हम ऑटो करेक्ट मोड का सहारा लेते हैं। यानी अगर हमसे कोई यूं ही पूछ दे इंग्लिश, तो मैं शायद हम उसके शब्द नहीं बता पाते, उसके अक्षर नहीं बता पाते, सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं में डिपेंडेंट होते जा रहे हैं इन सब चीजों के ऊपर। और जब बिजनेस को लेकर के और जो कंज्यूमर की साइकोलॉजी को, कंज्यूमर बिहेवियर को हम उठा के देखते हैं, तब जाकर के ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जन्म होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा बिजनेस है, उसके अनुरूप हमारे लोग भी हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब प्राचार्य जी ने बताया कि हमारे इतने शिक्षकों को इस प्रकार के पुरस्कार प्राप्त हुए इनोवेशन के लिए। ये तो आप है ना, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होकर के कार्य नहीं करेंगे तो ये इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल कैसे सफल होगी। इसके लिए आपका इन्वॉल्वमेंट, आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का ये मैं सफलता हूं। मैं इसके लिए तारीफ करूंगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने इच्छा शक्ति जागृत किया, शिक्षकों ने, कि नहीं हमारे सबका योगदान है। मैं जब पिछली बार आया था कॉलेज में तो मैंने ये बात कही थी कि हम लोगों को लगता है कि जो उसका कोऑर्डिनेटर है या जो काउंसिल के मेंबर है सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी है इनोवेशन को प्रमोट करना। ऐसा नहीं है, हम हर शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, चाहे मैं अपने संस्थान में हूँ, आप अपने संस्थान में हैं, कि हम इनोवेशन पे बातचीत करें, हम अपने तौर तरीकों में अपने इनोवेशन को इस्तेमाल करने का प्रयास करें। अब अगर हम मैं बच्चों से कहूंगा कि आप जागरूक होइए, आप ऑब्जर्वेंट बनिए। देखिए
रतन टाटा जी का जब ये जो ये वेंचर था जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि टाटा नैनो का, तो शायद आपने कहानी सुनी होगी कि वो जा रहे थे कार से, उन्होंने कहीं देखा, एक बरसात का समय था, पेड़ के नीचे पति पत्नी दो बच्चे थे और अ, एक स्कूटर था। उनको ऐसा लगा कि कोई ऐसी कार होनी चाहिए कि जो मिडिल क्लास का आदमी जो कार नहीं खरीद पा रहा है उसके पास अपनी एक कार हो जाए, और वहीं से टाटा नैनो का जो आइडिया है वो जन्म लिया। देखिए ये बहुत सामान्य सी बात थी, लेकिन उनके दिमाग में ये बात आई। बहुत लोग गुजरे होंगे, बहुतों के दिमाग में बात नहीं आ पाती। पेड़ से सेब टूटा नीचे गिरा, ये न्यूटन ने देखा। न्यूटन के पहले भी बहुत से लोगों ने उसे देखा होगा, हो सकता है न्यूटन ने भी कई बार उसको देखा होगा। पेड़ से टूट कर सेब नीचे गिरने की ये कोई पहली प्रक्रिया नहीं थी, ये बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन जब उस पर ध्यान गया और प्रश्न आया कि ये क्यों गिरा, ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तब जाकर के हमें न्यूटन्स लॉ हमें जो आज दिखाई पड़ता हुआ है। तो हमें ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना होगा, हमारे आसपास क्या घट रहा है, समस्याएं कहाँ पे। इनोवेशन तभी सफल होगा जब हम समस्या को जानेंगे, एम्पैथाइज करेंगे। मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ, कहानी नहीं है, सच्चाई है, मेरे बचपन की है। और मैं फिर कहूंगा, मेरे उम्र के जो लोग भी होंगे, प्रचार जी जैसे लोग, वो समझते होंगे। तो हम लोग के बचपन में टाटा का नारियल तेल आता था टिन के डब्बे में, और उसका जो सीलिंग होता था वो बहुत ही कड़ी सीलिंग होती थी टिन की। इसे मेरी स्वर्गीय माता जी चाकू से उसको काटती थी, उसको चाकू से काट के उस सीलिंग को निकालना पड़ता था, तब जाकर के उसके अंदर का जो नारियल तेल है उसका हम प्रयोग कर सकते थे। मैं कई बार देखता था कि उसको काटने के दौरान में उनकी उंगलियां कट जाया करती थी, खून निकलने लगता था, और सामान्य सी बात थी। और ये समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया। एक बैग हम लोगों ने देखा कि मैरिको इंडस्ट्री ने पैराशूट नारियल तेल, जो आज भी बहुत पॉपुलर है, नंबर 1 पे है इंडिया में, वो लॉन्च किया। देखिए नारियल तेल वही था, बस क्या किया उन्होंने, उस टिन पैक की जगह उन्होंने प्लास्टिक पैक का प्रयोग किया। अब वो आसान था, आप ढक्कन खोलिए और नारियल तेल निकाल लीजिए, उतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं है। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जब गर्मी में तो ठीक है, पर जब जाड़े का समय आया तो आपको मालूम है नारियल तेल की प्रवृत्ति होती है, वो जम जाता है। अब जम जाएगा तो फिर उसमें से नारियल तेल निकालना मुश्किल है। तो उन्होंने फिर पैकेजिंग पे काम किया, फिर चौड़े मुंह वाला जार बनाया। चौड़े मुंह वाले जार में आसान हो गया, चौड़ा मुंह है, आप उंगली डाल करके अपना नारियल तेल निकाल के अपने बालों में लगा सकते हैं। लेकिन जब पुनः गर्मी आई तो समस्या ये हुई कि आप अब थोड़ा सा नारियल तेल निकालने का प्रयास करेंगे, जार चौड़ा है, ज्यादा तेल निकल आएगा आपके हाथ में। तब इन्होंने क्या किया कि उसी चौड़े जार के चौड़े ढक्कन में एक छोटा सा फ्लिप क्रिएट किया, एक छोटा सा कैप और क्रिएट कर दिया, जो आज प्रेजेंट डिजाइन आप देखते हैं। तो आप जब चाहे तो चौड़े कैप का भी प्रयोग कर सकते हैं और जब चाहे तो छोटे कैप का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए इस पूरी प्रक्रिया में क्या चीज थी, इसमें नारियल तेल कहीं नहीं बदला, बदला क्या है, पैकेजिंग बदली गई। क्यों बदली गई, एक समस्या को ध्यान में रख करके बदली गई। याद रखिए, हम सभी, जो भी बिजनेसमैन होता है, जो उद्यमी होता है, वो कोई उत्पाद नहीं बेचता, वो कोई सेवा नहीं बेचता, वो समाधान बेचता है। दे डोंट सेल द प्रोडक्ट, दे डोंट सेल द सर्विसेज, दे सेल द सोल्यूशन। We don't buy the product, we don't buy the services, we buy the solution। ये याद रखिएगा, जो चीज सोल्यूशन दे सकती है उसे ही खरीदा जाएगा और वही बिक पाएगा। इसलिए अपने आइडियाज पे वर्क करना शुरू करिए, और आइडियाज की एक साइकिल होती है, इसको बोलते हैं मल्टीपल राउंड ऑफ इटरेशन, यानी बार बार उसमें चेंज लाना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको नारियल तेल का उदाहरण दिया, उसमें क्या होता है, जब हम कोई चीज की प्लानिंग करते हैं तो उसमें एक लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। बार बार जब उस काम को करते हैं तो एक नई चीज सीखने का प्रयास करते हैं, कुछ हम क्रिएट करते हैं, उसे टेस्ट करते हैं, और उस टेस्ट के बाद जब हम उसको देखते हैं कि उसे मेजर करते हैं कि नहीं ये रिजल्ट आ गया। जैसे हमारे जो विज्ञान के यहाँ शिक्षकगण मौजूद हैं वो जानते होंगे कि हर बार हम अपने जो भी क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, उसको हम लोग मेजर करते रहते हैं, टेस्ट को देखते हैं कि ये हमारे परिणाम के अनुकूल आया कि नहीं आया। जैसे क्लिनिकल ट्रायल चला होगा, ये अभी वैक्सीन जो आई है, समय लगा हम लोगों को, उसके पीछे कारण क्या था, वो क्लिनिकल ट्रायल होता है। क्लिनिकल ट्रायल कई चरण में होता है, आपको मालूम है, पहले वो जानवरों से शुरू होता है, फिर और
बड़े जानवरों पे होता है, फिर आखिरी में आके इंसानों पे होता है। अलग अलग डिग्री पे, अलग अलग लेवल पे उसको किया जाता है, अलग अलग सैंपल साइज पे जाके किया जाता है। तब जाके एक चीज अब समझ में आती कि नहीं अब ये ठीक है, अब ये हमारा टेस्ट सही है, तब जाकर के हम उसको क्या करते हैं, मार्केट में लॉन्च करते हैं, स्केल अप करते हैं, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इनोवेशन तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में इनोवेशन फेलियर हो जाते हैं। मैं आपको एक बहुत ही टोयोटा कंपनी है, आप जानते होंगे, टोयोटा जो है बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक मैं केस स्टडी बताता हूँ। टोयोटा कंपनी एकमात्र वर्ल्ड की कंपनी है जिन्होंने अपने इनोवेशन के लिए अपने फ्लोर के वर्कर्स को चुना। फ्लोर वर्कर्स मतलब जो लोग बनाते हैं या जो लोग बेचते हैं, जो निचले स्तर पे काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, उनको उन्होंने इन्वॉल्व किया। उन्होंने कहा कि आप अपनी आइडियाज दीजिए कि हमें इनोवेट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो 110 के करीब आइडियाज आई उनके पास, और टोयोटा पहली कंपनी विश्व की बनी जिसने 90% आइडियाज को अपने यहाँ एग्जीक्यूट किया। देखिए, हम लोग मानते ही है कि आइडियाज टॉप लेवल पे ही आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइडिया नीचे के लेवल पे भी आती है। नीचे के लेवल की जो आइडिया होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। कई बार उनकी आलोचना हुई, उनको कहा गया कि साहब ये तो आप अजीब सी बातें कर रहे हैं, आपके इसका मतलब कि आपकी कार में 110 कमियां रही होंगी। उन्होंने कहा नहीं, ये कमियां नहीं है, ये हम अपने आप को मार्केट के अनुरूप धीरे धीरे सुधार ला रहे हैं। मार्केट का चरित्र बदलता है, मार्केट की सोच बदलती है, कंज्यूमर का व्यवहार बदलता है। हमारे जमाने में शायद रहता था सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, यानी एक सामान खरीदिए तो जिंदगी भर हम चलाते थे। आज आप देखिए, हर 6 महीने साल भर में अपनी मोबाइल आप बदल देते हैं, क्योंकि आज का जो यूथ है वो कहता है नहीं नहीं, मुझे तो कुछ अब नया चीज चाहिए, वेरिएशन चाहिए, पुरानी चीज क्या करेंगे रख करके। कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से चाइनीज उत्पाद सफल भी हो गए यहाँ पे, क्योंकि यूज एंड थ्रो का कॉन्सेप्ट आ गया। तो आइडिया वाइज कोई भी व्यक्ति जो है गरीब नहीं होता, याद रखिए। मैं बताऊं, एग्रीकल्चर सेक्टर का एक उदाहरण मैं दूंगा आपके सामने। एग्रीकल्चर इनोवेशन का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। हम लोग सोचते हैं कि किसान गरीब है, तो वो आर्थिक रूप से तो गरीब है ही है, वैचारिक रूप से भी गरीब है। ये बहुत गलत बात है। किसान आर्थिक रूप से तो गरीब हो सकता है, मैं इस बात को मान सकता हूं, लेकिन वो आइडिया लेवल पे हो सकता है हमसे आपसे ज्यादा रिच है, उसके पास प्रैक्टिकल आइडियाज। मैं 2 उदाहरण दूंगा आपको। किर्लोस्कर का नाम आप सभी जानते हैं। किर्लोस्कर का एक एग्रीकल्चर पंप डिवीजन है। किसानों के पास वो गए थे अपने पंप बेचने के लिए, उनके अधिकारीगण। तो किसी किसान ने बड़े इनोसेंटली, बहुत ही एक मासूमियत से भरा हुआ सवाल पूछा उनसे कि साहब, हमारा खेत बहुत दूर पड़ता है, यहाँ से काफी आधा किलोमीटर दूर आगे जाना पड़ता है, और बिजली बत्ती का कोई ठिकाना नहीं रहता। रात को 2 बजे ही पानी आता है तो हमको खेत में जाकर के पानी भरना पड़ता है। जो लोग भी गांव से जुड़े होंगे, मैक्सिमम लोग, क्योंकि मुझे मालूम है ज्ञानपुर और आसपास के लोग जुड़े हुए, मेरा गांव भी बगल में ही है, वो जानते होंगे कि रात को जा करके ठंडे पानी में, इसी जाड़े में, अगर रात को 2 बजे हमको आपको ठंडे पानी में खड़ा होकर सिंचाई करना हो तो समझ लीजिए कि उसकी क्या स्थितियां होंगी। और तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक वो पंप चलाएं, जब तक बिजली रहेगी हमको करना पड़ेगा। लेकर तो उन्होंने कहा कि क्या ये संभव नहीं है कि जैसे हम टीवी को रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, इसमें भी साहब कोई रिमोट लग जाए। अब देखिए, वो किसान है, उसने आइडिया दिया। वो वैज्ञानिक नहीं है, वो टेक्नोक्रेट नहीं है, लेकिन उसने एक आइडिया दिया। उनके जो सेल्स के लोग थे वो, उन्होंने आइडिया को आगे पहुंचाया। बात पहले तो हल्के फुल्के मजाक में उड़ा दी गई कि अरे ये कहाँ हो सकता है, ये संभव नहीं है, सब चीज। फिर ये कहीं और से भी बातें आई, करते करते कई जगह जब बातें आई तो ये बात उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास विभाग के पास गया कि क्या हम लोग क्या रिमोट बेस्ड इसको कर सकते हैं। उन्होंने काफी रिसर्च किया और बाद में उन्होंने रिमोट बेस्ड जो एग्रीकल्चर पंप को डिजाइन किया। वो काफी सक्सेसफुल भी हुआ, लेकिन उसकी एक समस्या थी। जब हम रिमोट बेस्ड हो जाते हैं तो एक खास दूरी तक ही रिमोट काम करता होगा। जैसे आपके घर में जो टीवी का रिमोट है वो एक खास दूरी तक काम करेगा, उसके बाद वो काम नहीं करेगा, उस रेंज के बाहर हो जाएगा तो कार्य नहीं करेगा। फिर एक और कंपनी है, वो भी एग्रीकल्चर पंप की दुनिया में इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, टेक्समो पंप, साउथ की है, कोयम्बटूर की कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, कई हजार करोड़ का टर्नओवर भी है उसका। अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमने कराई थी, उनके प्रेसिडेंट आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये इशू जब उनके सामने आया तो उन्होंने उस पर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया
और उसको जीपीएस बेस्ड बना दिया, आपके मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। यानी वो पंप अगर यूएस में भी रखा हुआ है तो आप बनारस में बैठ करके, भदोही में बैठ करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए आइडिया कहाँ से आई थी। आइडिया एक किसान से आई थी जिसे हम अनपढ़ और गरीब मानते हैं, लेकिन वो कितनी रिच आइडिया उसने दिया कि आज हजारों करोड़ ये कंपनियां कमा रहे हैं सिर्फ उस आइडिया को लेकर। तो बच्चों कभी आप ये मत समझो कि हमारे पास आइडिया कैसे हो सकती है, हम तो बहुत छोटे बच्चे हैं हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिजनेस मॉडल कॉन्टेस्ट हर साल कराता हूं, जो लोग भी सोशल मीडिया में जुड़े हैं उनसे जानते होंगे। मैं अपने बीबीए बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों से लेकर के एमबीए फाइनल सेमेस्टर के बच्चों तक को ओपन करता हूं। मैं कहता हूं कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। छोटे बच्चे हैं, आते हैं स्कूल से निकले, सर हम लोग कैसे हो कर पाएंगे, वो एमबीए वाले भैया एमबीए वाले दीदी तो हमसे बहुत सीनियर है, वो तो ज्यादा जानती होंगी। हमने कहा बच्चा ऐसा कुछ नहीं है, सोचो। और यू वोंट बिलीव, 2 बार ऐसा हुआ है कि हमारे बीबीए और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों ने फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया है और एमबीए वाले पीछे रह गए। ऐसा नहीं है, आइडिया किसी के पास भी हो सकती है, आप सोचना शुरू करिए उसके बारे में। और जब आइडियाज, अब देखिए इनोवेशन मैनेजमेंट की जरूरत कहां पर, अगर वो आइडिया तक ही मैटर रह गया होता तो शायद बात आगे नहीं जाती। देखिए इन कंपनियों ने क्या किया, मैनेजमेंट क्या किया, उस आइडिया का प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन किया कि हाँ यार ये तो चीज अच्छी है, क्या ये पॉसिबल है, और अगर कर लिया जाए तो इसकी बिजनेस वायबिलिटी क्या लोग इसको स्वीकार करेंगे। लोगों ने स्वीकार किया, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देके लोगों ने उस पंप को लिया, क्योंकि वो आसानी है, आप अपने घर में बैठ करके अपने 1 किलोमीटर दूर खेत में के पंप को स्टार्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो भाई आपके घर में लाइट आ गई, आपको मालूम है कि हाँ बिजली आ गई है, आप ऐसे शुरू कर दीजिए उसको। और किसान है, उसको मालूम है 1 घंटे में खेत भर जाता है, 2 घंटे में खेत भर जाता है, 2 घंटे बाद उसको ऑफ कर दीजिए। आपको खेत में 2 बजे रात को कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। ये था प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया किर्लोस्कर और टेक्समो जैसी कंपनियों ने इस तरह के पंप बना करके। तो एक्चुअली किसान ने प्रोडक्ट नहीं खरीदा था, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खरीदा। ये जब प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन हो जाता है तो डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से प्रोडक्ट का विस्तार करना पड़ेगा, मार्केट का विस्तार करना पड़ेगा। और जब ये प्रोडक्ट को मार्केट स्तर पर सफल हो जाएगा तब जाके उसको स्केल अप करना पड़ेगा, यानी बेहद स्तर पर उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ये तरीका होता है इनोवेशन मैनेजमेंट का। और जब इनोवेशन मैनेजमेंट हम करते हैं तो हमको कई आइडिया आती है, बहुत तरह की आइडियाज आती हैं। उन आइडियाज में हम बेस्ट आइडियाज को सेलेक्ट करने का प्रयास करते हैं, और उस बेस्ट आइडिया को सिलेक्शन करने के लिए जो भी कमेटी बनती है, एक्सटर्नल एक्सपर्ट जो होते हैं, मैं तो हमेशा सुझाव यही देता हूं जहां भी इस तरह के कार्य हो रहे हैं कि आप सिर्फ एकेडमिशियंस को मत रखिए। मैं भी थोड़ी बहुत बातें इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं 22 साल तक रहा हूं इंडस्ट्री में, मैंने इस कार्य को किया है इसलिए, और मैं एज ए कंसल्टेंट आज भी काम कर रहा हूँ कई कंपनियों के साथ, तो इसलिए मैं जानता हूँ। लेकिन कई बार लोग नहीं जानते हैं, तो उसके लिए अच्छा तरीका है कि कुछ उद्योग के लोगों को भी जोड़िए, कुछ ऐसे लोगों को जोड़िए जो प्रैक्टिकली उन चीजों को जानते हैं, करते हैं, समझते हैं। और ये देखिए कि मार्केट की नीड क्या है, मार्केट चाह क्या रहा है। दूसरा, हम लोग उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, यानी जितना हमारे पास हम कॉस्ट दे रहे हैं उसके हिसाब से हमें उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब उसको ज्यादा लाभ मिलेगा तभी हम देंगे। उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी देख लें, ये इजी टू ऑपरेट है कि नहीं, आसान है कि नहीं है, स्थितियों के अनुकूल है कि नहीं है। और हम उसके बाद एक सही रणनीति का जब हम इस्तेमाल करके मार्केट में उसको लॉन्च करते हैं तो ऐसे इनोवेशन सक्सेसफुल होते हैं। तो जो बच्चे, अभी मुझे बड़ी खुशी हुई पता चला कुछ बच्चों ने अपने इनोवेशन किए हैं, तो ये बच्चों देखो इस चीज को कि आपकी ये चीज आगे मार्केट में किस तरीके से मूव कर सकती है। मार्केट की डिमांड के पैटर्न के हिसाब से अपने अंदर री इनोवेट करते जाना होगा। ये मत समझना कि एक बार हमने बना लिया हमारा काम खत्म हो गया, यू विल हैव टू री इनोवेट इट अगेन एंड अगेन। मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूंगा कि एक फ्रेज है कि इन दिस वर्ल्ड दैट पर्सन इज नॉट इलिटरेट हु कैन नॉट राइट, हु कैन नॉट रीड, हु कैन नॉट स्पीक, रादर दैट पर्सन इज इलिटरेट हु कैन नॉट लर्न, who cannot unlearn and who cannot relearn। आप नहीं पढ़ना जानते, नहीं बोलना जानते, इसलिए अनपढ़ नहीं कहे जाएंगे, वो समय नहीं गया। अब क्या समय आ गया, आप सीखना नहीं चाहे, आप कुछ वो चीजें जो आपके अंदर पुरानी चीजें भरी हुई हैं आपके सीख में, उसे हटाना नहीं चाहे, क्योंकि जो पुरानी हो चुकी, ऑब्सोलीट हो चुकी, उसको हटाइए। तो लर्न, अनलर्न, अनलर्न का मतलब कुछ वैसी चीजें जो कि आज के समय के लिए उपयोगी नहीं है, प्रासंगिक नहीं, उसे हटा दीजिए। एंड रीलर्न, कुछ नई चीजें सीखिए।
सीखना है, कुछ पुरानी चीजों को हटाना है, दिमाग को खाली करना, जब जगह आएगी तभी तो नई चीज भरी जाएगी उसके अंदर, और रीलर्न, नई चीज को सीखना होगा। क्योंकि जो हमारे यहाँ समस्या क्या रही है इनोवेशन को डेवलपमेंट होने में, वो रही है हमारे यहाँ ट्रिपल हेलिक्स मॉडल की कमजोरी। ट्रिपल हेलिक्स मॉडल क्या होता है? जहां गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडमिया मिलकर काम करें। हो ये रहा है ये तीनों तीन आइलैंड्स पे काम कर रहे हैं, तीन द्वीपों पे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, एकेडमिया अपना काम करे, इंडस्ट्री अपना काम करे, पर इनके आपस के बीच में कोई तारतम्य नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में था, आई वाज जनरल मैनेजर कंपनी। एक फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वहाँ, अभी तो स्वर्गीय हो गए रामविलास पासवान जी, उस समय ये रसायन मंत्री थे, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल मिनिस्टर थे। उन्होंने एक बात कही, वो अच्छी बात थी, कि भाई हिंदी में लिखा जाना चाहिए, जो भी दवाएं हैं उस पर इंग्लिश में भी लिखा जाए, और उनके सारे इंग्रेडिएंट्स हिंदी में भी लिखे जाए। बहुत अच्छी बात, आइडियली बहुत अच्छा, हम सभी हिंदी भाषी लोग, हम लोग को अच्छा लगा ये बात। लेकिन आपको मालूम है कि जो इंजेक्शंस होते हैं उसकी जो वायल होती है, वो ये जो हमारी ये वाली उंगली होती है, इससे भी बहुत पतली होती है, बहुत ही पतली होती है। उसमें इंग्लिश में लिखा रहता है तो भी ठीक से पढ़ने में नहीं आता, जब उसमें अगर हिंदी में भी लिख दिया जाएगा तो बिल्कुल नहीं पढ़ने में आएगा। बाद में चूंकि ये नियम आ गया था, तो काउंसिल के लोगों ने मिल करके एक अपना लिमिटेशन प्रस्तुत किया मंत्री जी के सामने, और वो बकायदा उन्होंने इंग्लिश हिंदी दोनों में छपवा के लेके गए। उन्होंने कहा कि देखिए, आपका आदेश बिल्कुल सही है, हम भी चाहते हैं कि हिंदी को बढ़ावा मिले, लेकिन इसमें ये दिक्कत आ रही है, ये पढ़ा ही नहीं जाएगा, ना हिंदी वाला पढ़ पाएगा ना इंग्लिश वाला पढ़ पाएगा। उन्होंने देखा तो उनको लगा हाँ ये तो व्यवहारिक प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि फिर नियमों में बदलाव लाया, कि उन्होंने कहा कि आप अलग से हिंदी में इंसर्ट बना करके, इंग्लिश में इंसर्ट बना करके आप एक बॉक्स में उसको डाल के उसको, तो ठीक है ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। अब ये क्या है, ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, इंप्लीमेंट किया, लेकिन इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में अगर ले लिया होता तो शायद इसकी नौबत ही नहीं पड़ती। और नए रिसर्च जो हो रहे हैं, ये दुर्भाग्य है, अभी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया नई शिक्षा नीति के तहत। दिक्कत क्या हो रही है कि हम रिसर्चेस तो बहुत कर रहे हैं, न जाने कितने पीएचडी हम निकाल रहे हैं, न जाने कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब एपीआई के जो मकड़ जाल में सब फंस गया जाकर के। हमारा कोई भी रिसर्च इंडस्ट्री ओरिएंटेड होना चाहिए, इंडस्ट्री की किसी समस्या का सॉल्यूशन खोजने के लिए होना चाहिए, नए प्रोडक्ट के विकास में होना चाहिए, या समाज की किसी समस्या को खोजने के लिए होना चाहिए। तो जब ये तीनों मिल करके काम करेंगे तभी जाकर के इनोवेशन को हम बढ़ावा दे सके। क्योंकि इनोवेशन हम जानते हैं ये डिमांड सप्लाई पे बेस्ड होती है, एक तरफ डिमांड एक तरफ सप्लाई है, लेकिन बहुत से फैक्टर्स उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। कभी कभी इंस्टीट्यूट्स आगे नहीं बढ़ते हैं। ये तो मुझे खुशी है कि आपका संस्थान इतना अच्छा काम कर रहा है प्राचार्य महोदय के नेतृत्व के अंदर जो है, लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूट इस मामले में थोड़े कंजर्वेटिव भी होते हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज इस मामले में कंजर्वेटिव होती है, तो ये कभी कभी गवर्नमेंट भी बहुत कंजर्वेटिव होती है। तो ये कंट्रोलिंग फैक्टर्स को मैनेज करना बड़ा आवश्यक है। और हमारी पूरी जो थिंकिंग है, मैं तो बच्चों से ही कहूंगा कि जो पूरा थॉट प्रोसेस है वो डिजाइन थिंकिंग की तरफ लेकर के चलिए। मैं उसके स्टेप्स बता देता हूँ। पहला स्टेप है कि मैंने आपसे बोला, एम्फेथाइज करो। एम्फेथाइज का मतलब है, हमारे हिंदी बहुत अच्छा शब्द है उसके लिए, संवेदना, दूसरों की वेदना को अपनी वेदना समझना। इसी पे सारे बिजनेस मॉडल जन्म लिए। मैंने कुछ उदाहरण आपको पहले भी दिए। देखिए ओयो रूम क्या है, ओयो रूम ने, वो तो ठीक है, वो नेट पे मौजूद है, ऐप पे मौजूद है, लेकिन वो एक चीज जानता है कि नॉर्मली उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया कि जब हम होटल्स में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, होटल्स में तो हम दिन भर घूमते रहते हैं, अपने व्यवसाय के लिए जाएं या पर्यटन के लिए जाएं, हम सिर्फ रात में आते हैं आराम करने के लिए। उस समय में क्या चाहिए होता है, एयर कंडीशन कमरा चाहिए होता है, दैट्स ऑल। और सुबह चूंकि हम निकल जाते हैं घूमने के लिए, खाने का कुछ ठिकाना नहीं रहता कि कभी 1 बजे खाना मिला, 2 बजे खाना मिला, 3 बजे खाना मिला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट का प्रोविजन कर दिया, यानी आप फ्री में एक हैवी ब्रेकफास्ट लेकर के निकलिए, फिर आप 2 बजे भी खा रहे हैं, 3 बजे भी खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दो चीज हिट कर गई और सस्ते रेंज में मिल गए होटल्स, 1500-2000 रुपए में बहुत अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाते थे। इससे क्या हुआ कि हमारा आम जो कंज्यूमर है वो ओयो रूम्स की तरफ चला गया। देखिए जो बड़े कंज्यूमर है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, हो तो स्टार वाले होटल में जा सकते हैं, 5 स्टार होटल में जा सकते हैं, लेकिन जो सामान्य मध्यम वर्गीय कंज्यूमर है उसको तो एक ऐसा होटल चाहिए जो सस्ते में भी हो और सारी सुविधाओं के साथ हो। तो पहले आप कोई भी जो मॉडल डेवलप कर रहे हैं, जो हमारे विद्यार्थी यहाँ पे अभी बताया गया कि मॉडल डेवलप किए, तो आपने कोई ना कोई प्रॉब्लम को फोकस किया होगा पहले।
एक संवेदना विकसित की होगी कि अगर ये समस्या मेरे साथ होती तो क्या होता। उस किसान ने जो अपनी व्यथा प्रकट किया, उस व्यथा को समझा गया उस कंपनी के माध्यम से, तो हमने उसने एम्फेसाइज किया, उस कंपनी ने, किर्लोस्कर हो या टेक्समो हो, उसने उसे एम्फेसाइज किया, या मेरिको इंडस्ट्री हो, उसने उसे एम्फेसाइज किया। और जब एम्फेसाइज हम कर लेते हैं, उस संवेदना को समझ लेते हैं, हम उसे डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली है क्या इशू। जब हम डिफाइन कर लेते हैं तो अगला चरण आता है आइडिया का डेवलपमेंट। समझ में आ गया कि नहीं, बात तो सही है, रात को 2 बजे जाना, जाकर के पानी भरना ये मुश्किल काम है। तो आइडिया क्या है यार, वाकई में आइडिया तो उसके सामने दे दिया हमको कि ऐसा कोई भी रिमोट होना चाहिए कि जिसके हाथ हमारा पंप स्टार्ट हो जाए, पंप चाहे कहीं भी लगा हुआ हो। और जब ये आइडिया डेवलप हो जाती है तो जैसा प्राचार्य जी ने कहा कि आप लोगों ने कुछ प्रोटोटाइप्स डेवलप, बहुत अच्छी बात। अब उस प्रोटोटाइप का करना क्या है, उस प्रोटोटाइप को टेस्ट करना है। टेस्ट करना है, मार्केट में टेस्ट करना है, कंज्यूमर के पास टेस्ट करना है, कंज्यूमर उसे कैसे लेता है। जब आपका टारगेट कस्टमर उसको बताएगा आपको कि साहब ये मेरे ख्याल से इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये सुधार होना चाहिए, जो भी चीजें आपको सुझाव मिलता है, जब हम उस प्रोटोटाइप के टेस्ट से उस आइडिया को ले लेते हैं, तब जाकर के हम, जब ये टेस्ट पास हो जाता है कि नहीं साहब ये ठीक है, अब इसको मार्केट में ढंग से लॉन्च किया जा सकता है, तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाएगा। जैसे अभी वैक्सीन आई है, अब ये प्रोटोटाइप में आई है, टेस्ट भी हुई है, अब ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन पहले ये सेलेक्टेड लोगों पे उसको टेस्ट कर रहे हैं। जैसे इंग्लैंड में भी एक केस आया कि उन्होंने यूज किया तो किसी की तबीयत खराब हो गई, तो पहले ये देखेंगे कि पहले इसका रिसर्च के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। एक ही वैक्सीन हर व्यक्ति के शरीर में एक जैसे ही प्रभाव डाली कोई आवश्यक नहीं है। तो वो कैसे होगा, क्या होगा, जो उनको लग जाएगा कि नहीं अब ये ट्रायल टेस्टेड है तो ही जाकर के इसको प्रॉपरली मार्केट करना है। और इस पूरे प्रोसेस में इंक्यूबेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपके यहाँ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल है, तो निश्चित रूप से इंक्यूबेशन का कार्य वहां पे हो रहा होगा। और इस कार्य में मैं पहले भी जब पिछले वर्ष भी आया था तो मैंने प्राचार्य जी को कहा था कि इसमें मेरा जो भी सहयोग होगा इंक्यूबेशन प्रोसेस में, ये मेरा अपना संस्थान है, आप जब भी आदेश करेंगे हम बच्चों के इंक्यूबेशन प्रोसेस में टीचर्स के साथ मिलकर के उनकी पूरी मदद करने का मैं प्रयास करूंगा। तो उसमें आप एक तरीके से पहले एक खास कंट्रोल एटमॉस्फेयर में अपने आइडियाज को जनरेट करवाते हैं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, हम एक लेवल तक उसको सपोर्ट करते हैं, बाद में जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो स्वयं चलना शुरू कर देता है। तो इंक्यूबेशन प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही है। जैसे जो बच्चे अभी प्रोटोटाइप डेवलप किए हैं, संस्थान उनको इंक्यूबेट कर रहा है, उनको आइडियाज में हेल्प कर रहा है, उनकी कंसल्टेंसीज कर रहा है। एक समय बाद जब इनकी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, जब ये चलना शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा काम कर पाएंगे। क्योंकि जो भी बिजनेस इंक्यूबेटर होता है वो मेंटरिंग के रूप में, टेक्निकल असिस्टेंस के रूप में, आईपीआर बहुत बड़ी बात है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपके डिजाइन पेटेंट होने चाहिए, आपका कॉपीराइट क्लियर होना चाहिए, आपका कोई ब्रांड नेम है उसको रजिस्टर्ड कराइए, ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराइए, ये सब काम भी आपको करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपकी डिजाइन कोई और चोरी कर जाएगा और आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसके अलावा आपकी मार्केटिंग की एक्सपर्टाइज है, फाइनेंस की एक्सपर्टाइज है, नेटवर्किंग जो होती है आपके, ये सब चीजें हम वेंचर कैपिटल फर्मों से मिलकर के सीड फंडिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये सब काम जो है जो कि एक इनक्यूबेटर को करना चाहिए वो करता है। इन्हीं सब चीजों को प्रमोट करने के लिए, जैसे मैं ट्रिपल हेलिक्स मॉडल बोला हमने आपको, कि इसमें एकेडमिया को आगे आना पड़ेगा, इंडस्ट्री को आगे आना पड़ेगा, गवर्नमेंट तो आगे आ रही है। तो गवर्नमेंट ने वाया एकेडमिया ये नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी को फ्रेम किया है, जिसमें मकसद ये है कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल को स्टैब्लिश करें और वहां पे एक इकोसिस्टम डेवलप करें जिसमें कि फैकल्टी और टीचर स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व हों। अच्छी बात इसमें यह है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट अपना स्टार्टअप शुरू करें, बल्कि फैकल्टी भी अपने स्टार्टअप शुरू कर सकती है। एक सर्टेन परसेंटेज उसको कॉलेज को देना पड़ेगा और आईपीआर पे काम करना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे काम करना पड़ेगा। जोग्राफिकल इंडिकेशंस, आजकल जीआई का बहुत, जैसे आपकी भदोही है, भदोही का कारपेट है उसको जीआई प्राप्त हो चुका है। यानी अगर भदोही मिर्जापुर की कारपेट है तो भदोही मिर्जापुर की ही कारपेट कही जाएगी। ऐसा नहीं है कि अब आप उसको गोरखपुर में बना रहे हैं और उसको भदोही मिर्जापुर की कारपेट कर रहे हैं। यानी बनारसी साड़ी जैसे यहाँ पे जीआई है कि बनारसी साड़ी है तो बनारस के ही 30-40 किलोमीटर की पेरिफेरी में बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो है इलाहाबाद में बनाए साड़ी और उसका नाम दे दें बनारसी साड़ी। तो इस तरह के जीआई का एस्पेक्ट है, डिजाइन पेटेंट का एस्पेक्ट है, प्रोसेस पेटेंट का एस्पेक्ट है, कॉपीराइट का, ये सब चीजें आपको पहले तो आईपीआर के तहत करनी पड़ेगी और अपने गवर्नेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो भी पॉलिसी बोलती है इनोवेशन, नेशनल इनोवेशन पॉलिसी है, जिसमें जो कि सीनियर लेवल पे जो भी सीनियर मोस्ट पर्सन है, जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब हैं,
प्रोफेसर डोंगरे साहब, अब आपके नेतृत्व में ही ये सारा कार्य होना है। जो भी आपने काउंसिल्स बनाई है, जो भी उनकी एक्टिविटीज हो रही है, वो देखा जाए। और उसमें ये भी प्रावधान है कि जो अपनी काउंसिल आप बना रहे हैं उसमें कुछ इंडस्ट्री के लोग हों, कुछ एकेडमिया के लोग हों, कुछ गवर्नमेंट के लोग हों। एक एक्सटर्नल कमेटी भी बनाइए ताकि वो सही ढंग से आपके सुझाव दे सके, क्योंकि हर जगह उस तरह की एक्सपर्टाइज उपलब्ध शायद ना हो, लेकिन आप अपने लोगों को लेके कर सकते हैं उसके अंदर। इसके अलावा एक प्रोविजन ये है कि जो भी इंस्टीट्यूशन का बजट है उसका 1%, मिनिमम 1% जो है वो इनोवेशन की चीजों पे खर्च होना चाहिए, और जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो वो इंक्यूबेशन प्रोसेस में जो प्री इंक्यूबेशन सपोर्ट फैसिलिटीज हैं उसके अंदर हो। इसके अलावा जो इंक्यूबेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो उसके अंदर हो, जो फैसिलिटीज देनी है उसके अंदर हो। बॉडीज बहुत सी हैं जो काम कर रही हैं, आपको मालूम है। फंडिंग में आपकी डीएसटी है, डीबीटी है, एमएचआरडी है, एआईसीटी है, ईडीबी है, डीएसआईआर है, सीएसआईआर है, बस तमाम बॉडीज हैं गवर्नमेंट की जो इंक्यूबेशन के लिए फंड्स प्रोवाइड करा रही हैं। इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करना पड़ता है उसके लिए। इसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सीएसआर का पार्ट है, वो भी कभी कभार हमको उसके साथ, जैसे कि मैंने अभी आपको सोशल इनोवेशन बताया। अब अगर कोई सोशली इनोवेटिव प्रोजेक्ट आप ला रहे हैं अपने कॉलेज के अंदर, तो कंपनियों के लिए अपने सीएसआर फंड्स को प्रोडक्टिव काम के लिए यूटिलाइज करना अब कंपलसरी कर दिया गया है। सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ सोनभद्र में बहुत सी पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स हैं, प्राइवेट सेक्टर की हैं, हिंडाल्को है, एनटीपीसी है, कोल इंडिया या पावर ग्रिड है, ये सबको अप्रोच किया जा सकता है। तो वो कुछ पार्ट ऑफ जो उनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड है उसको दे सकते हैं। हमारी जो स्टार्टअप पॉलिसी है वो होगी तो यूनिवर्सिटी लेवल पे फ्रेम, लेकिन इंस्टीट्यूशन चूंकि आपका कॉलेज ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, तो वो अपनी पॉलिसी को फ्रेम करके यूनिवर्सिटीज को टाइम टू टाइम अप्रूवल लेता चले, ताकि जो चीजें आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पॉलिसी में भी बीच बीच में बदलाव लाना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर कल्चर को डेवलप करना होगा। देखिए, कल्चर बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। एक उद्यमिता की संस्कृति को जन्म देना होगा, एक नवाचार की संस्कृति को जन्म देना होगा, ताकि हमारे हर चीज में, हर एक्ट में, हर बिहेवियर में वो नवाचार जो है परिलक्षित हो। और यही नहीं है, हमें पार्टनरशिप भी जहां आवश्यकता पड़े करनी चाहिए। जैसे मान के चलिए, अगर कोई इनोवेशन पे हम काम कर रहे हैं, आपके आसपास बहुत सी कारपेट की इंडस्ट्रीज हैं, आप उसके साथ टाई अप करके उनकी प्रॉब्लम को समझिए, पहले उनके प्रॉब्लम को पकड़िए, उस प्रॉब्लम से संबंधित क्या नवाचार हो सकता है, क्या इनोवेशन हो सकता है, उसमें फैकल्टीज हैं, बच्चे हैं, इन सबको इन्वॉल्व करिए। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी शिक्षक हूँ और मैं शिक्षकों से भी आग्रह करूंगा कि देखिए, हमें अपने बच्चों को अपना मानसिक गुलाम बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं कोशिश करना चाहिए कि दे शुड सफर फ्रॉम द मेंटल स्लेवरी, आइडियोलॉजिकल स्लेवरी। हम क्या करते हैं कि हम जो चीज रटवाते हैं, कोशिश करते हैं बच्चा वही रटे वही लिखे, तभी हम उसकी भी स्वतंत्र विचार है, उसको भी सुनने का प्रयास करें। अगर हम ऐसे ऐसे मंच देंगे उनको, तो अपने विचारों के साथ सामने आएंगे। और जब उनके विचार हम सुनेंगे, हो सकता है, जैसा मैंने कहा, कि वैचारिक दारिद्र्य कहीं नहीं है। वो चाहे बच्चा हो, उसमें उम्र की भी कोई सीमा नहीं है, उसमें इनकम की भी कोई सीमा नहीं है। विचारवान सभी हैं, सभी के अंदर विचार हैं, सभी से विचार लेने का प्रयास करना चाहिए हमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ साथ हमारे एक प्रयास होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम समय समय पे जैसे कराते आए हैं, और बहुत अच्छा आपके यहाँ हो भी रहा है, उसे करते जाएं। कभी फिर अवसर मिलेगा तो अगर मुझे याद किया जाएगा तो कैसे बिजनेस प्लान बनाना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो मैं ये कार्य यहाँ के भी बच्चों के लिए कर सकता हूँ। कि क्या होता है कि इंडिया में एक थोड़ा सा डरावना सा फिगर बता रहा हूँ कि 90% स्टार्टअप फेल्योर हो जा रहा है। उसके पीछे बहुत से कारण हैं, लेकिन एक मेजर कारण ये है कि विदाउट मेकिंग द प्लान दे एंटर इनटू द स्टार्टअप। सी, देयर इज अ वन ओल्ड प्रोवर्ब दैट वन हु फेल्स टू प्लान इज प्लानिंग फॉर देयर फेल्योर। वो व्यक्ति जो योजनाएं बनाने में असफल होते हैं, वो अपनी असफलताएं की योजनाएं बना रहे होते हैं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हम अपनी असफलताओं की योजना बनाएं, बल्कि हम योजनाएं बनाएं जिससे हमारी असफलता कम से कम हो। रिस्क को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके बारे में सोचें। हम एग्रो इनोवेशंस पे काम करें। एग्रीकल्चर का एरिया हमारे आसपास काफी है, हम किसानों के साथ मिलकर के बहुत से एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर सकते हैं, या उनके बहुत से स्टोरेज रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर काम कर सकते हैं। बहुत से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जहाँ पे आप देखिए, गाय है, गाय को हम कहते हैं कि वो पंचगव्य का निर्माण करती है। यानी गाय का दूध, गोदुग्ध जो हुआ, गोमूत्र हुआ, गोबर हुआ, घी है, दही है, ये पांचों चीजें जो है
ये आयुर्वेद में वर्णित, इनको पंचगव्य कहा जाता है, सबका इंपॉर्टेंस है। आपको मालूम है गोमूत्र अब तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि कैंसर में काम करता है। गोबर से हम बहुत सी ऐसी चीज बना सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वगैरह सबकी बातें हो रही हैं। दूध हम सभी जानते हैं, इतना मेडिसिनल प्रॉपर्टी इतनी बढ़िया है उसके अंदर कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। उनका घी है, उनकी दही, हर चीज प्रोडक्टिव है गाय की। और अभी हमारे एक बच्चों ने बिजनेस मॉडल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने एक आइडिया दिया, मैं आपसे शेयर भी कर दे रहा हूँ। उसने कहा कि जो बूढ़ी गाय हो जाती हैं, जो दूध नहीं दे पाती हैं, हम लोग उनको बेच देते हैं कसाईयों को, ये काम नहीं करना चाहिए। तो वो कम से कम दूध नहीं दे सकती है, तो चलिए दही नहीं बनेगा, दूध नहीं बनेगा, दही घी नहीं बनेगा, लेकिन उसका गोमूत्र जो है और उसका जो गोबर है, उसको ही हम कमर्शियली अगर वायबल बना करके उसको मार्केट में बेचे तो इतना पैसा तो आ ही जाएगा कि उस गाय को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस गाय का चारा निकल आएगा। कितनी बड़ी सेवा है गौ माता के प्रति। ये भी एक इनोवेशन है, एक सोशल इनोवेशन है। बच्चे ऐसे सोचें, इसके बारे में प्रयास करें, तो निश्चित रूप से वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और बच्चों को इन्वॉल्व करना है, वो चाहे यूजी लेवल पे हो, चाहे पीजी लेवल पे हो, या जो हमारे छात्र पीएचडी कर रहे हैं, नेशनल इनोवेशन पॉलिसी ये बोलती है कि उन सबको इन्वॉल्वमेंट करिए टीचर्स के साथ साथ, ताकि हम उसको आगे बढ़ा सकें। आपको मालूम है इस समय नैक या आप एनबीए कराने जा रहे हैं या जो भी आप इस तरह के एक्रेडिशन में जाएंगे, सब जगह ये पूछता है कि आपने कितने पेटेंट कराए हैं अपने यहाँ, कितना आईपीआर आपके पास है। तो ये जो भी कार्य हम करते जाएं, जैसे ये दो बच्चों ने जो काम किया हुआ है, मैं यही आग्रह करूंगा कि कॉलेज अपने फंड से जैसे भी अरेंज करके उसको पेटेंट जरूर करवा लें, क्योंकि आइडियाज पेटेंट कराना बहुत जरूरी है आज के समय में, वरना आइडिया चोरी हो जाती है। बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन कल को इसी की कोई और डेवलप करके पेटेंट करा लेगा तो इनकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इस काम को करना है। और स्टूडेंट्स के टाइम टू टाइम मेरा एक सुझाव है कि बिजनेस प्लान पे कॉन्टेस्ट कराइए, बच्चों द्वारा ही कराइए, बच्चे अपनी आइडियाज लेके आए, एक आपकी इनोवेशन काउंसिल बनी हुई है, उनके संरक्षण में उनको कार्य को करने दीजिए। बहुत सी नई नई बातें जन्म लेंगी। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण छोटा सा दिया, अब ये बच्चे जानते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बच्चे हमारे बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, कितने छोटे से बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी आइडियाज को लेके आ गए। उसमें कोई एक गांव का बच्चा है जिसने कहा कि सर मुझे ऐसा लगता है, मुझे बड़ा खराब लगता है, गाय को बेच दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो माता की हत्या हो जाती है, ऐसा हम लोग करें कि वो जिंदा रहे। तो ये बड़ा ही संवेदनशील विषय होता है, इसके बारे में विचार करने के लिए बच्चों को जागृत करिए, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम हो पाएगा। और एक इसमें प्रोविजन भी है कि अगर आप जो बच्चे इसमें इनोवेशन में काम करना चाह रहे हैं, तो उनको जो छुट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी वो छुट्टियां हम दें, उसके हम अटेंडेंस उनको अलग से प्रोवाइड करा दें, उनके एग्जाम टेस्ट वगैरह की व्यवस्था हम अलग से कर दें, ताकि इस पूरे प्रोसेस में वो टाइम दे पाए। नहीं तो अगर हमेशा वो अपने क्लास और इन सब चीजों में ही उलझा रहेगा तो वो फिर इनोवेशन के लिए समय कहाँ देगा। तो उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है इसके अंदर लेकर के। और फैसिलिटीज के बारे में पूरी गाइडलाइंस हैं, आपको जितनी भी फैसिलिटीज, क्योंकि कॉलेज ऑलरेडी इनोवेशन काउंसिल चला रहा है, तो मुझे तो लगता है कि पूरी की पूरी फैसिलिटीज आपके पास ही हैं। इसके अलावा यहाँ तक प्रोविजन है कि फ्यूचर में अगर आप स्टॉक मार्केट में भी एंट्री करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी कहूंगा वो थोड़ा अर्ली स्टेज हो जाती है। फिलहाल अभी ग्राउंड लेवल पे काम ज्यादा करने की आवश्यकता होती है, राइट्स को प्रिजर्व करने की ज्यादा जरूरत होती है। और शेयरिंग का मॉडल है इसमें, कि जो चीजें वो शेयर करेंगे उसमें सर्टेन परसेंटेज कॉलेज को भी उनको देना है, क्योंकि कॉलेज उनकी मेंटरिंग कर रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कॉलेज के लिए भी ये सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है। इसमें कॉलेज के एक समय बाद ऐसा होगा कि आपको अपने पास से कोई खर्चा ही नहीं करना है, वही बच्चे अपनी कंपनियों के माध्यम से अर्न करके आपको दे देंगे, और वो एक प्रकार का इंसेंटिव होगा उनके लिए भी और कॉलेज के लिए भी। तो इस तरीके की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को डेवलप करके टाइम टू टाइम उसका इवोल्यूशन करते रहना हुआ इस पॉलिसी के तहत, ताकि हम जानते रहें कि हमारे बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट किस दिशा में जा रही है। बाकी आप सब जो ये प्राचार्य जी बता रहे थे, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आप करा रहे हैं। वो भी है कि हैकाथॉन्स कराइए, वर्कशॉप्स कराइए, बूट कैंप्स कराइए, सेमिनार्स कराइए, कॉन्फ्रेंसेज में तो प्राचार्य जी ने कॉन्फ्रेंस में मुझे इनवाइट किया था, बहुत ही ग्रैंड कॉन्फ्रेंस आपका हुआ था, बड़ा ही सुंदर कॉन्फ्रेंस हुआ था। एग्जीबिशंस कराइए। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ प्राचार्य जी जो कह रहे हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि इसे विश्वविद्यालय होना चाहिए, तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आग्रह है मेरा
कि अगर इसको विश्वविद्यालय बनाने की प्रक्रिया में आप आगे बढ़े, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है, इतना विशाल, इतना सुंदर, इतना हरियाली से भरा हुआ कैंपस। मैं तो बीएचयू का स्टूडेंट रहा हूँ, शायद प्राचार्य जी भी वहीं से पढ़े हुए हैं। कभी कभी मैं वहां जाता हूँ तो मुझे मिनी बीएचयू जैसा वो महसूस होने लगता है। तो आपके पास सारी सुविधाएं हैं, सारा विचार है। और मुझे याद है पिछली बार हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि एक जमाना था, मेरे पिताजी भी बताते थे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ करके लोग आते थे ज्ञानपुर डिग्री कॉलेज में नौकरी करने के लिए। मतलब ये इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल जो काम कर रही है आपकी, बहुत अच्छा काम कर रही है। इसको और भी आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, और जो भी नॉर्म्स हैं वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के हम देखते रहें, उसके अंदर क्या हम चेंज कर सकते हैं, पेडागोजी में क्या चेंज कर सकते हैं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अपने फैकल्टीज को, स्टूडेंट्स को इसकी तरफ इंकरेज कर सकते हैं। कोलैबोरेशंस में प्रयास करिए, जितना आप कोलैबोरेट करेंगे। एमओयू साइन करिए, अलग अलग टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग आईटीज के साथ आप कर लीजिए, आईएम्स के साथ कर लीजिए। हम सहर्ष तैयार हैं, जब चाहेंगे आप, हम अपने कॉलेज के साथ आपका एमओयू कर लेंगे लेकर के। हमारा खुद का भी इंफॉर्मेशन सेंटर है। ये मैं अपनी तरफ से आग्रह भी कर रहा हूँ और आमंत्रण भी दे रहा हूँ प्राचार्य जी को कि एसएमएस आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है। और चूंकि वो कोलैबोरेशन का काम मैं ही देखता हूँ, मेरा ही सेंटर, एक मेरा सेंटर भी है, मेरे परिचय में लोग शायद नहीं मिस कर पाए उसको, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन स्किल डेवलपमेंट, जिसका मैं चेयरपर्सन भी हूँ। तो जब भी आप चाहेंगे, आदेश करेंगे, मैं उस सेंटर के साथ सीधा आपके साथ एमओयू साइन करूंगा। इससे क्या फायदा होगा कि जो विशेषज्ञता, हर संस्थान के पास सारी विशेषज्ञताएं नहीं रहती हैं, वो विशेषज्ञता उनको प्राप्त हो जाएगी। मिश्रा जी का जिक्र कर रहे थे, मिश्रा जी बहुत अच्छे हमारे बड़े भाई के समान है। मिश्रा जी ने भी इंक्यूबेशन सेंटर बीएचयू में एस्टेब्लिश किया है। उनके साथ अब तो झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बीच होंगे, तो आप उनके साथ भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक्सपर्टाइज मिलेगी, बाहर के लोग आएंगे और वो अपने बच्चों के साथ मिलकर के काम करेंगे। और यू हैव टू डेवलप अ सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कि पॉलिसी में कहा गया है, स्पोक के बारे में, जहां एक जगह पे जाके कांटेक्ट करके सारी, जैसे हमारे प्राचार्य जी, वो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकते हैं, जिनके माध्यम से बाकी चीजें अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं, लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो अब समय का ध्यान रखते हुए ऐसे तो चीजें बहुत कुछ है, लेकिन जो कुछ संभव हो सका है, मैंने अपने तरफ से एक उसकी रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस विषय में इनोवेशन से संबंधित अगर, या बिजनेस प्लान से संबंधित, या उद्यमता संबंधित कोई प्रश्न हो अगर बच्चों का, तो वो सहर्ष आमंत्रित है, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने इतना अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान हम सबको प्रदान किया सर। और ये सही बात है सर कि आपका इतना व्यवहारिक अनुभव है इनोवेशन और स्टार्टअप के संदर्भ में, कि जब भी हमारे काउंसिल को आवश्यकता होगी, हम सबको आवश्यकता होगी आपके मार्गदर्शन में, तो हम लोग आपको आमंत्रित करते रहेंगे सर, और आपके लिए आपसे सहयोग प्राप्त करते रहेंगे सर। और अभी हम बच्चों से यह निवेदन करना चाहते हैं कि अगर इस इनोवेशन और स्टार्टअप से संबंधित सर के व्याख्यान पर अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग बात कर सकते हैं। किसी छात्र की कोई समस्या, किसी फैकल्टी की कोई समस्या, कोई बात हो? त्रिपाठी जी, जी सर। मुझे लगता है कि जी कोई अभी बच्चे कुछ पूछने को इच्छुक नहीं है। इस बीच हमारे जी साथ हमारे पड़ोसी महाविद्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुरली साहब गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत जी करता हूं। और साथ में कुछ अन्य भी ऐसे अन्य महाविद्यालयों के भी प्रवक्ता लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो सबका बीच में स्वागत करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। मैं डॉक्टर आर के सिंह सर, जो हमारे आज के मुख्य वक्ता थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सर ने अपने इस व्याख्यान में प्रोडक्ट इनोवेशन, सर्विस इनोवेशन, बिजनेस मॉडल इनोवेशन और सोशल इनोवेशन और एग्रो इनोवेशन की चर्चा की। और हम सभी को, हमारे छात्र छात्राओं को इनोवेशन से संबंधित जो भी व्यावहारिक समस्याएं आती हैं, जो भी उनको आगे के इशू होंगे, आगे के चरण होंगे, उनके बारे में बहुत विस्तार से बताया। स्टार्टअप कैसे हो, नए हम सर ने भी बताया कि तकनीकी की सहजता और स्वीकार्यता ही एक सफल बिजनेस का आधार होती है, क्योंकि तकनीकी जितनी सहज होगी उसकी स्वीकार्यता उतनी ही ज्यादा होगी। सर ने विभिन्न उदाहरणों से, जैसे किर्लोस्कर पंप का उदाहरण दिया, ये सब बिजनेस मॉडल को समझाया। और सर ने ये भी बताया कि रिसर्च इंडस्ट्री ओरिएंटेड होनी चाहिए,
तो कहीं ना कहीं एकेडमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का जो समन्वय है वो आपस में होना चाहिए, तभी स्टार्टअप और इनोवेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। यह वास्तव में बहुत सत्य बात है और सर का व्यवहारिक अनुभव है। सर ने नेपाल, इंडोनेशिया, यूएसए और कई देशों में सर ने अपने स्टार्टअप इनोवेशन से संबंधित कार्य किए हैं और सेमिनार में रिसोर्स पर्सन के रूप में गए हैं। ये सर का अनुभव है कि सर ने अपनी इतनी व्यवहारिक बातें हम लोग सबके सामने रखी और इतनी सहजता से रखी है कि शायद किसी छात्र को कोई समस्या नहीं समझ में आई कि हाँ कोई तकनीकी से टर्म हो जिसमें उनको कोई समस्या हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। भविष्य में जब भी हम लोग आवश्यकता होगी सर आपको बुलाते रहेंगे सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो भी हमारे कार्यक्रम में भी नए अतिथि जुड़े हैं उन सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं इंदिरा गांधी राजकीय महाविद्यालय की वनस्पति विज्ञान की एचओडी डॉक्टर रश्मि मैडम से आग्रह करता हूं कि स्टार्टअप पॉलिसी से संबंधित एनआईएसपी नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी से संबंधित अपनी कुछ बातें स्लाइड्स के माध्यम से साझा करें। डॉक्टर रश्मि मैडम। धन्यवाद सर। अभी सर आवाज आ रही है सर? मैडम आ रही है। हाँ, अभी आज के मुख्य वक्ता आरके सिंह सर को सुना सर। सर ने बहुत ही डिटेल में हम सभी पार्टिसिपेंट्स को जानकारी दी कि इनोवेशन कैसा होना चाहिए और उससे जुड़ी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। सर कुछ चीज़ें मैंने भी जो है इस पॉलिसी के बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा की थी, उनको मैं स्लाइड के माध्यम से उसको शेयर करना चाहती हूँ। जी सर, स्लाइड दिखाई दे रही है सर? जी जी मैडम आ रहा है। जी सर। एक्चुअली सर जिस इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं वो इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी एक्चुअली सर ने जो बातें बताई, उन्हीं जो तरीके बताए, उन्हीं तरीकों को एक्चुअली में एक गाइडिंग फ्रेमवर्क है सर। ये जहाँ तक मैं समझती हूँ, जैसे हमारे यहाँ एडमिशन प्रोसीजर होते हैं, तो अपने यहाँ जब बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेने आते हैं तो उनको हम तरीके बता देते हैं कि आप जब हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे तो इतने % आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, इतने % यदि अटेंडेंस नहीं होती तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। उसी तरह से जब हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट्स इनोवेशन करने आता है या कोई फैकल्टी, क्योंकि इनोवेशन या स्टार्टअप जो पॉलिसी है वो फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों के लिए खुली हुई है, तो जब हमारी फैकल्टी या स्टूडेंट इनमें इन्वॉल्व होंगे तो उनको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सुविधाएं एकेडमिक इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेंगे, उसी पॉलिसी के बारे में उसी गाइडिंग फ्रेमवर्क को हमें तैयार करना है। हर एक इंस्टीट्यूट को अपना ये फ्रेमवर्क तैयार करना है, क्योंकि कभी भी इनोवेशन जब हम करने जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं तो है नहीं, हम कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करते हैं, कभी हम आपस में अपनी एक टीम बनाते हैं, हमारी टीम काम करती है, या हम किसी और कॉलेज या संस्था के साथ में कोलैबोरेट करते हैं। तो ये जो पॉलिसी होगी ये एक तरह से प्रमोशन का काम भी करेगी, इंट्रा एंड इंटर इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेशन। सर ने अभी आमंत्रण दिया ज्ञानपुर महाविद्यालय को कि वो उनके साथ कोलैबोरेट करें, उनके पास इंक्यूबेशन सेंटर है, तो क्या क्या उसके लिए नियम होंगे उनके बारे में ये पॉलिसी बात करती है। इस पॉलिसी के 5 ट्रस्ट एरियाज हैं। पहला लेवल जहां पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के जो टीम लीडर्स हैं वो एक कमेटी गठित करते हैं, वहां पर किस तरह से प्रमोशन करना है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को। दूसरा, जहां पर नाम डिसाइड किए जाते हैं फैकल्टी और स्टूडेंट ड्रिवन इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी के लिए, किस तरह से इंक्यूबेशन एंड प्री इंक्यूबेशन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा हायर एजुकेशन, यदि वो प्रोवाइड करता है अपने इनोवेशन तो आईपी ओनरशिप में उनके क्या राइट्स होंगे, और जो मेन काम हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का है पीडोगी का, उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं ताकि हम इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा दे सके। तो उसके पर्पज से इस पॉलिसी के कुछ की फीचर्स हैं। सबसे पहले तो ये पॉलिसी कहती है कि हमारा जो कॉलेज है, जैसे हम लोग डिग्री के कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो स्टेट हमें फंड प्रोवाइड करती है, उस फंड का हम 1% एलोकेट कर दें इस स्टार्टअप के लिए। सेकंड, स्टूडेंट्स और फैकल्टी दोनों के लिए एकेडमिक ब्रेक डिसाइड किए जाए। थर्ड,
या तो कोलैबोरेट करें या स्टार्ट करें अपने यहाँ इंक्यूबेशन और प्री इंक्यूबेशन सर्विसेज। उसके बाद यदि किसी तरह का आईपीआर क्लेम कर रहा है इनोवेशन, हमारा स्टूडेंट या फैकल्टी क्लेम करते हैं, तो यदि उन्होंने इंस्टीट्यूट के जो रिसोर्सेस हैं यदि उनको सब्सटेंशियल वे में यूज नहीं किया है तो इंस्टीट्यूट कोई भी क्लेम नहीं करेगा उस आईपीआर के ऊपर। और इनोवेशन कल्चर को सिर्फ करिकुलम में, करिकुलर एक्टिविटी में ही नहीं प्रमोट करना है, इसको को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी प्रमोट करना है। इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं सर, वन बाय वन। जो 5 थर्स्ट एरियाज थे, उस 5 थर्स्ट एरियाज में पहला था जहां पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को स्ट्रेटजीज प्लान करनी है, किस तरह से इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। तो सबसे पहले तो हमारे जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस जिन्होंने इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल का गठन कर लिया है, वो आपस में एक मीटिंग करें। हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के बिलोंग करते हैं, हमारे डायरेक्टर सर भी उसमें हों, जहां पर एक पेपर फॉर्मुलेट किया जाए इसके रिगार्डिंग कि इस पॉलिसी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो एक तरह से एक कमिटी लेड इकोसिस्टम इनेबलर की सेटअप होनी चाहिए जहां पर वो इस पॉलिसी के बारे में बात करे। दूसरा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लान प्रिपेयर करना है इंस्टीट्यूट को। एक तो 1% एलोकेशन हो गया बजट का, जो बजट हमें मिला। उसके अलावा हमारे पास एलुमनी एसोसिएशन होता है जिसका बहुत जो इनैक्ट में भी दिया जाता है, उनसे भी हम इस कार्यक्रम के लिए डोनेशन ले सकते हैं। कुछ स्पॉन्सरशिप हो सकती है जिसके जरिए हम रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सकते हैं। जब भी हम ये कार्यक्रम करने जाते हैं इनोवेशन के लिए, निश्चित रूप से हमारा जो स्टाफ है वो इसके लिए, इस इन्वायरमेंट के लिए पूरी तरह प्रिपेयर हो रहा है। तो हम ऐसे लोगों को अपने यहाँ हायर कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं ऐसे स्टाफ को जो सिर्फ इस सेक्शन को देखें, जो हमारी मदद करें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसा सर ने बताया कि निश्चित रूप से जो भी फैकल्टी इसके लिए काम कर रही हो या नॉन टीचिंग स्टाफ जो इसके लिए हेल्प कर रहा हो, उनके लिए एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक इंसेंटिव्स होने चाहिए। इनको सीआर फॉर्म में परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के रूप में ऐड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये जो फैकल्टीज इन्वॉल्व होंगी, जो उनके सीआर फॉर्म या उनके प्रमोशन में उनको हेल्प मिलेगी, तो निश्चित रूप से वो इस कार्यक्रम को और भी जागरूकता के साथ आगे की ओर ले जाएंगे। सेकेंड है कि फैकल्टी और स्टूडेंट्स के लिए कुछ नाम्स होने चाहिए जो कि इनोवेशन स्टार्टअप में इन्वॉल्व है। सबसे पहला है इंसेंटिवाइजिंग स्टूडेंट्स फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऐसे स्टूडेंट जो प्रोटोटाइप पे वर्क कर रहे हैं उनको एक क्रेडिट मिलना चाहिए। वो क्रेडिट का फॉर्म हो सकता है कि हम उनको अपने, जैसे हमारे यहाँ प्रैक्टिकल्स होते हैं साइंस में, आर्ट्स में वाइवा होता है, यदि हमारा स्टूडेंट इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो हम कुछ परसेंटेज मार्क्स से उनको एलोकेट कर सकते हैं कि इतने परसेंटेज मार्क्स जो है, यदि वो बच्चा हमारी फाइल, सपोज करिए फाइल में 100% फाइल की बात नहीं करें, जितना उसको वर्क दिया गया, एलोकेट किया गया प्रैक्टिकल्स के लिए या वाइवा के लिए, यदि उसने उसमें 60% पूरा किया है, 40% नहीं किया है, तो 40% जो प्रोटोटाइप में इन्वॉल्व है तो हम उसको उसका क्रेडिट वहां से ले सकते हैं, उसको मार्क्स दे सकते हैं। सेकेंड थिंग, यदि वो स्टूडेंट इस तरह प्रोटोटाइप में इन्वॉल्व होगा बनाने में, तो निश्चित रूप से क्लासेस हमारी कम अटेंड कर पाएगा। तो हमने एक जैसे क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि यदि 75% मार्क्स जो है स्टूडेंट को दिया कि इतना मार्क्स मिलेगा उसको, 75% अटेंडेंस उसकी होगी, तभी हम उसको एग्जामिनेशन में बैठने देंगे। तो यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है उसके, तो ये हम ऐसे बच्चों के लिए प्रोटोटाइप, जो प्रोटोटाइप में इन्वॉल्व हैं उनके लिए हम अटेंडेंस सेट कर सकते हैं 40%, 50% पे सेट कर सकते हैं उनका अटेंडेंस, 60% पे उनका अटेंडेंस सेट कर सकते हैं कि उनके लिए इतने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसके लिए एक कमेटी होनी चाहिए हमारी फैकल्टी मेंबर्स की, जो उनके इनोवेशन, जिन्होंने अपने आइडिया सबमिट किए, कह रहे हैं कि हम प्रोटोटाइप पे काम कर रहे हैं, तो उनको मॉनिटर करें कि क्या वो सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। यदि सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है तब तो उनको इसकी छूट मिलनी चाहिए, और यदि नहीं बढ़ रहा है तो उसको वहीं ड्रॉप करके फिर उनको क्लास में आने के लिए प्रमोट करना चाहिए। जो फैकल्टी स्टार्टअप में इन्वॉल्व होंगी उनके लिए, ऐसी फैकल्टी जो स्टार्टअप में इन्वॉल्व होंगे उनको, उन्हीं फैकल्टी को हमें लीव प्रोवाइड करनी है, या उनको स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए उनको जो है प्रमोट करना है, जो टेक्नोलॉजी वो
हमारे इंस्टीट्यूट के लैब में प्रिपेयर करेंगे। हमारे इंस्टीट्यूट के लैब में जो टेक्नोलॉजी वो प्रिपेयर करेंगे उसी पर बेस्ड स्टार्टअप उनको स्टार्ट करने की परमिशन मिलनी चाहिए। और उनको भी लीव की जरूरत पड़ेगी। यदि वो अनपेड लीव लेते हैं तब तो कोई बात नहीं है, उन्होंने अपनी अनपेड लीव यूटिलाइज करके अपने स्टार्टअप में काम किया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो इंस्टीट्यूट से सैलरी ले रहे हैं तब वो सिर्फ जो उनको ड्यूटी एलोकेटेड है उसका सिर्फ 20% टाइम ही वो अपने स्टार्टअप को दे सकते हैं। मतलब कुल मिला के वो 20% टाइम ही अपने स्टार्टअप के लिए यूज कर सकते हैं। और जो फैकल्टी स्टार्टअप करती है उनके लिए यहाँ पर है कि यदि सपोज करिए किसी फैकल्टी ने अपनी एक कोई कंपनी खोल के रख ली, स्टार्टअप जो टेक्नोलॉजी उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट में तैयार की उसके बेस पर उन्होंने कोई स्टार्टअप प्रिपेयर कर लिया। अब वो उस कंपनी में किसी भी ऐसी पोस्ट पे नहीं होंगे जहां से वो सैलरी ड्रॉ करते हो। आवाज आ रही है ना महेंद्र सर? हाँ मैडम, आवाज आ रही है एकदम। हाँ, यदि वो वहां से सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, वहां से वो सैलरी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उनको ऐसी किसी पोस्ट पे नहीं रहना है अपनी कंपनी में जहां से वो सैलरी ड्रॉ करें। सिर्फ जो प्रॉफिट होगा उसका शेयर होगा उनके पास में। और यदि इंस्टीट्यूट के लैब में वो टेक्नोलॉजी प्रिपेयर की गई है तो इंस्टीट्यूट उनसे सिर्फ उस शेयर का 20% ही डिमांड कर सकता है। लेकिन ये ध्यान देना है कि जो शेयर उस पर्सन को मिला होगा, उस फैकल्टी को मिला होगा, उसका 20% या 9.5% से ज्यादा नहीं होना। दोनों में से जो कम होगा वही लेगा। यदि कोई फैकल्टी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करती है और उसको जो है 60% शेयर मिलता है उसकी कंपनी में, और 60% से यदि हम उसका इंस्टीट्यूट को मिल सकता है उसके प्रॉफिट का 20%, तो 20% निकाले तो आएगा 12%। और ये जो 12% होगा, ये 12% 9.5% से ज्यादा है, इसीलिए इंस्टीट्यूट सिर्फ 9.5% की डिमांड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए मैंने कहा 20% या 9.5% दोनों में से जो भी कम होगा इंस्टीट्यूट सिर्फ उसी की डिमांड करेगा। इसी तरह से इंक्यूबेशन और प्री इंक्यूबेशन सपोर्ट है। हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में हम चूंकि प्री इंक्यूबेशन सर्विसेज तो दे सकते हैं, क्योंकि प्री इंक्यूबेशन सर्विसेज में आता है कि हम उनको सीड ग्रांट प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हम मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने यहाँ लैब फैसिलिटी है तो वो दे सकते हो। लेकिन इंक्यूबेशन सपोर्ट हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम इतनी फैसिलिटी नहीं इकट्ठा कर सकते। तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करेंगे उसके लिए। तो जहाँ पे कोलैबोरेट के सर ने कहा हेलो मैडम, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो मैडम, आवाज नहीं आ रही है। ध्यान नहीं दे रहे, माइक ऑफ हो गया। जी लगता है तकनीकी महेंद्र त्रिपाठी जी, कार्यक्रम जी समाप्त सर। कीजिए। महेंद्र जी, जी सर। जी सर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए, खत्म कीजिए। जी सर, भी मैडम जुड़ सकते हैं क्या? चूंकि अभी बात उनकी चल रही थी, पूरी खत्म नहीं हुई थी समुद्र। अब बात खत्म नहीं हुई, लेकिन लगता है पता नहीं क्या हो गया है। या तो नेटवर्क कुछ चला नेटवर्किंग प्रॉब्लम लग रहा है सर। हाँ, माइक जो है आप हो गया। हाँ ओके सर, हाँ। थैंक यू सर। थैंक यू रश्मि मैडम, आपने इतनी अच्छी महत्वपूर्ण बातें बताई और स्टार्टअप नेशनल इनोवेशन और स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में
इंक्यूबेशन और प्री इंक्यूबेशन के संदर्भ में मेंटरशिप के बारे में चर्चा की आपने। संस्थाओं में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनमें क्या व्यवहारिक समस्याएं हो सकती हैं, या क्या इनके लिए जो स्टार्टअप इनोवेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके लिए शासन द्वारा क्या प्रावधान इस पॉलिसी में रखा गया है, उसके बारे में व्यवहारिक चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम का संभवतः कनेक्शन नेटवर्क उधर प्रॉब्लम है और इससे मैडम जुड़ नहीं पा रही है। फिर कभी किसी हम लोग लेक्चर में मैडम को सुनेंगे। तो इस कार्यक्रम के अगले सेशन में मैं अपने आईआईसी मेंबर डॉक्टर मनीषा मैडम को बुलाना चाहूंगा कि आए और आज के इस कार्यक्रम के समापन के अंतिम चरण में वह धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर मनीषा मैडम। डॉक्टर मनीषा मैडम। थैंक यू जी सर। मैडम। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है मैडम। जी सर। आज के इस वेबिनार में मैं अपने कॉलेज के प्राचार्य, मुखिया और कर्मठ और यशस्वी प्राचार्य पीएन डोंगरे सर, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये आईआईसी इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल की शुरुआत की अपने महाविद्यालय में। उन्हीं के निर्देशन में ये हो पाया और आगे हम इसकी और मतलब अग्रसर ही होते जा रहे हैं। पहले साल हम लोग 3 स्टार पे थे, आज हम 3.5 स्टार पा चुके हैं और ये हमारे प्राचार्य जी का ही मार्गदर्शन था और उन्होंने ही हमें मोटिवेट किया, इसको मतलब प्रेरित किया करने के लिए कि हम जो अपने कॉलेज में ये आईआईसी जो है शुरू कर सकें। तो उसका परिणाम स्वरूप हमारे कॉलेज से 2 इनोवेटर भी चुने गए और वो लगे हुए हैं प्रोसेस में और उनका जो है रीजनल लेवल पे चयन भी हो चुका है। तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें ऐसे ही मोटिवेट किया और आगे भी हम ये उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही हमें दिशा निर्देश देते रहेंगे, गाइड देते रहेंगे और हमें ऐसे प्रेरित करते रहेंगे कुछ नया करने के लिए और इस महाविद्यालय का नाम रोशन करने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने प्राचार्य जी को करती हूँ। इसके बाद ही हमारे जो मुख्य वक्ता थे आरके सिंह सर, उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि कोई भी टेक्निक अगर आप बना रहे हैं तो वो सहज होनी चाहिए, जो कि पब्लिक के बीच में पहुंच सके, जिसको कि एक इलिटरेट व्यक्ति भी यूज कर सके। ऐसा ना हो कि वो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा टफ हो कि उसको दूसरा कोई यूज ही ना कर सके। फिर उन्होंने ये भी बोला कि नवाचार का मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ नया खोजें, किसी समस्या के निराकरण के लिए जो नवाचार करते हैं वो जो है ज्यादा उचित और ज्यादा सामाजिक और समाज के हित के लिए उपयोगी होता है। तो सर आपने बहुत अच्छी चीजें बताई कि कैसे हमारे अंदर विचार कहीं से भी उत्पन्न हो सकते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में वो विचार हमारे या हमारे फैकल्टी मेंबर या स्टूडेंट या किसी के भी दिमाग में आ सकते हैं और हम कभी भी कुछ भी नया कर सकते हैं। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी हम उम्मीद करते रहेंगे कि आपको जब भी हम लोग याद करेंगे तो आप ऐसे ही आकर हमें नए नए विचारों से अवगत कराएंगे और हमें ऐसे ही मार्गदर्शित करते रहेंगे। इसके लिए मैं आप आरके सिंह सर को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसके बाद हमारे कॉलेज के जो है जो कन्वीनर हैं जिन्होंने आईआईसी प्रोग्राम को शुरुआत कराई थी, डॉक्टर रश्मि सिंह मैडम, उनके साथ में रंजीत सिंह सर, इनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसके अलावा हमारे जो महाविद्यालय में जितने भी अम्बेसडर चुने गए आईआईसी के, सुमन गुप्ता मैडम, महेंद्र त्रिपाठी सर, मनोज विश्वकर्मा सर, जयसिंह यादव सर, रविंद्र सर और भी जो मेंबर्स थे, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम तभी सफल हो सकता है जब आपका संगठन मजबूत रहेगा और संगठित होकर हम कार्य करेंगे। किसी एक कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, तो अकेले हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हम एकजुट होकर जो है इस कार्य को संपादित ना करें। तो मैं अपने सभी सहयोगियों का, सभी प्राध्यापकों का जिन्होंने गाइड किया, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी वाइस कन्वीनर हैं डॉक्टर कल्पना अवस्थी मैडम, जिन्होंने हमें आईआईसी के बारे में बताया, स्टार्टअप क्या होता है उसके बारे में बताया, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मैडम आप जो है कॉलेज में सबसे ज्यादा एक्टिव पर्सन है और कुछ नया करने के लिए जब भी प्राचार्य सर आपको याद करते हैं तो आप हमेशा तैयार हो जाती हैं। तो लेकिन सर के साथ साथ
आप भी जो है हम लोग को गाइड करती रहती हैं, बताती हैं कुछ पूछने पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल्पना मैडम, प्रियंका श्रीवास्तव मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात संयोजक सर हमारे महेंद्र त्रिपाठी सर, जो कि आईआईसी में जब से ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तब से वो हमेशा इसके लिए एक्टिव रहे हैं। और हमेशा कुछ ना कुछ जब भी कॉलेज में शुरू हुआ है, कभी भी कोई भी जो 4 प्रोग्राम हम लोग को कराने हैं, उसमें आज ये तीसरा प्रोग्राम हमारा चल रहा है, उसमें वो हमेशा मतलब कर्मठता से लगे रहे कि हाँ इस प्रोग्राम को कैसे सफल बनाना है। तो आज सुबह ही मेरी सर से बात हुई और सर ने बोला कि आपको धन्यवाद ज्ञापित करना है, तो मैंने कहा ठीक है सर मैं कर दूंगी। तो मैन सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जितने भी टीम मेंबर हैं, जितने भी कॉलेज के हमारे प्राध्यापक हैं, जो भी हमारे जो है कर्मचारी वर्ग है या हमारे जो छात्र छात्रा हैं, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बिना छात्राओं के सहयोग से ये कार्य संपादित नहीं हो सकता, क्योंकि नए विचारों को वही लाएंगे हमारे बीच। हम भी नए विचार ला सकते हैं, पर जब दोनों विचार मिलेंगे तो एक नया जो है नवाचार होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही हमारे छात्र छात्रा, हमारे प्राध्यापक वर्ग, हमारे प्राचार्य हमें समय समय पर मार्गदर्शित करते रहेंगे और हम ऐसे इनोवेशन करके समाज के हित के लिए कार्य करते रहेंगे। आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सर। धन्यवाद मनीषा जी। धन्यवाद मनीषा जी। थैंक यू सर, थैंक यू।